का जो हॉट टॉपिक है एथिक्स पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे, तो चोपड़ा साहब हमारे नफरा के मेंबर भी हैं, तो उनसे ज़्यादा तो हमें और कोई इस टॉपिक पे समझा नहीं सकता। तो मैं जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपना इस वेबिनार में हमें फिर वंस अगेन टाइम दिया। जो हमारी ये सीरीज चल रही है तथास्तु, इसमें आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, तो मैं ये ऐसी आशा करता हूँ। थैंक्स टू ऑल मेंबर। थैंक्स चोपड़ा साहब। थैंक यू चेयरमैन सर, वर्दी चेयरमैन ऑफ द पानीपत ब्रांच। और सर मैं 2-3 दिन पहले ना अजमेर ब्रांच में हमारे प्रेसिडेंट सर अतुल सर को सुन रहा था, जो करंट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बताया कि आज का टाइम फिर से ABCD सीखने का है, और उसके साथ में ई है, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, और फोकस उन्होंने किया ई पर। तो आज हमारे साथ ई पर एथिक्स पर जो सर बोल रहे हैं अमरजीत सर, क्योंकि वो तो सर शुरू से ही एथिक्स पर बोलते आए हैं, तो रिवाइज कोड एथिक्स है। वो तो हमेशा, चाहे टॉपिक हमारा बैंक ऑडिट का हो, हमने कई बार सर जब पानीपत में भी लास्ट ईयर सुना था सर को, तो उन्होंने हमारे को बताया था कि हम ऑडिटर जो है कितनी ध्यान से काम करना चाहिए हमारे को। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, और सभी मेंबर के और सर के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें समय दिया। एंड ओवर टू यू सर, एंड वेलकम यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू सुरेश जी, एंड ऑफ कोर्स मनप्रीत जी, और जो बाकी आपके कमेटी के मेंबर्स हैं उनका भी धन्यवाद कि आज के इंटरेक्शन के लिए। और हम यही कह सकते हैं कि तथास्तु में हमेशा तथास्तु ही रहे, कि जो आप विश करें उस पर हमेशा तथास्तु ही लगा रहे, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती बेसिकली। और जितने भी मेंबर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं उनको मेरा बहुत नमस्कार। क्योंकि पानीपत की ब्रांच जिस दिन इनॉग्रेट हुई थी उस दिन भी मैं वहां था शाहजर साहब के साथ, वेरी फ्रेंकली। और तब मैंने एक बात कही थी कि आप, लोग कहते हैं कि 90 किलोमीटर्स अवे, और मैं कहता हूँ 90 किलोमीटर्स नियर टू दिल्ली। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। डिस्टेंस जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मेरे ख्याल कोविड-19 ने एक बात तो और हमें बता दी कि डिस्टेंस का तो कोई मायने ही नहीं रह गया एक्चुअली। मैं पिछले हफ्ते एक ऐसी ब्रांच है साउथ की जिसको शायद मैं कभी विजिट नहीं करता, शिवकाशी ब्रांच, उसको भी मैंने वर्चुअल से एड्रेस किया, और उसमें 34 मेंबर थे उस दिन। लेट मी बी वेरी क्लियर, 40 मेंबर थे। आखिर में जाते जाते अपना 35-36 रह गए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के कोविड का जो एक हम फायदा नहीं देख पा रहे हैं, कोविड का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम उन लोगों के साथ कनेक्ट हुए जिनके साथ शायद हम कभी कनेक्ट हो नहीं पाते। सच्ची बात तो यही, कोविड ने हमको एक अलग जिंदगी दी है, एक अलग स्टाइल दिया है जीने का। मैं कभी वॉक नहीं करता था, सच्ची बात तो यही है। आई नेवर यूज्ड टू टेक अ वॉक, और क्योंकि होता ही था कि हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम सुबह उठना 3:30 बजे 4 बजे, फिर कहीं आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। परंतु ये कोविड-19 ने ये किया कि 2 घंटे से 2.5 घंटे की वॉक मस्ट हो गई हर रोज। क्योंकि नहीं तो टाइम भी तो काटना है, किसी ना किसी तरीके से समय को व्यतीत करना, तो कैसे करेंगे। तो एक ये भी हो सकता है, और बेस्ट ये है कि आप फोन उठा लो, मोबाइल अपना, और आप वॉक करते रहो, आपको पता ही नहीं लगता कि वॉक का टाइम कब खत्म हो गया। तो मैं ये कहूंगा कोविड-19 से पहले की जिंदगी और कोविड-19 के बाद की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होने वाला, और ये अच्छे के लिए होने वाला, बुरे के लिए नहीं होने वाला। मैं क्लियर हूँ। देखिए, जिन परिवारों में कोई गमी हुई वो तो खुदा किसी के साथ नहीं करे। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी भी परिवार में उस तरीके की घटना ना घटे, परंतु लाइफ गोज ऑन, जिंदगी तो चलती रहती है, जिंदगी कभी रुकती नहीं, जिंदगी थमती नहीं। और पर ये बता सकता हूँ कि कोविड-19 ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है हम सबके दिमाग में, कम से कम मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, कि जो हम लोग कहते थे भी ऑफिस नहीं खुलेगा तो काम कैसे चलेगा,
अभी ऑफिस तो नहीं खोल रहा। मैंने तो 17 मार्च को बंद कर दिया था ऑफिस, और आज तक नहीं खोला। हमने ऑफिस आज तक नहीं खोला, और सबके सब पार्टनर, सबके सब आर्टिकल्स सब घर से ही काम कर रहे हैं, और काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, ये हम मान सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो कम हो, परंतु जो टाइम हम दे पा रहे हैं वो ज्यादा दे पा रहे हैं काम के ऊपर। ये भी फैक्ट है कि पहले तो हम ये कहते थे यार चलो इसने सैटरडे तक काम किया हुआ, संडे तक काम, संडे को क्यों इसको डिस्टर्ब करें। अब हम कहते हैं यार घर पे ही तो बैठ के कर रहा है, क्या दिक्कत, घर पे बैठ के कर रहा है तो संडे को भी कर सकता, कोई समस्या नहीं। तो मैं ये बता सकता हूँ आपको, कई ऑफिसेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर है, MBA है, वो घर से बैठ के काम कर रहा है, और उसका ये कहना है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा है आज की डेट में जब मैं ऑफिस जाता था उसके बनिस्पत। मेरी बिटिया जो है वो कनाडा में है, वो भी यही कहती है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं बजाय जब हम ऑफिस में बैठ के काम करते थे। क्योंकि जब आप घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये लगता नहीं है कि आप बाहर हैं, और आप मतलब कि एक बात को ये मान लेते हैं कि ये टारगेट पूरा करना आज का, तो टारगेट पूरा हो जाता है। जब ऑफिस में होते हैं तो कहते हैं यार कल आके कर लेंगे, कोई बात। पर घर में बैठ के बड़ी एक अलग सी जिंदगी है। मतलब कि मुझे नहीं लगता, मेरी तो याददाश्त में है नहीं कि कभी हम श्रीमती के साथ 4 महीने इकट्ठे गुजारे हो। मतलब कि शादी के इमीडिएटली बाद भी नहीं गुजारे थे, और बीच की पीरियड की तो बात ही और है। तो आज 4 महीने से इकट्ठे हैं, और बच्चे हैं नहीं, अकेले हैं, तो और भी एक अच्छा सुखद अनुभव है बेसिकली। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि जो भी समय है, सबसे पहले मैंने इसलिए ये बात शुरू की, जो समय है उसको एंजॉय करें, उस पर डिप्रेशन नहीं लें कि यार ऑफिस नहीं जा पा रहे क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा, जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं जिंदगी में। अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप खुश रहिए, अपना समय काटिए, काम भी करते रहिए साथ के साथ, इसमें भी कोई शक नहीं। बाकी समय की एक ही विशेषता है, अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है। अच्छा हो या बुरा हो समय गुजर जाता, और दोनों को फिक्र रहती है कि ये समय गुजर रहा है। जिसका अच्छे समय चल रहा हो तो उसको लगता है यार ये समय गुजर जाएगा, फिर कौन सा समय आएगा। और जिसका खराब चल रहा होता है वो कहता है यार ये गुजर जाए किसी तरीके से। तो आई थिंक दोनों के दिमाग में एंजाइटी उसके दिमाग में भी होती है जिसका खराब चल रहा होता है, एंजाइटी उसके दिमाग में भी होती है जिसका अच्छा चल रहा होता है। क्योंकि ये जिंदगी का एक फेज रहता है, इसको अपनाइए, इससे खुश रहिए, इसको एंजॉय करिए। मेरा अपना मानना यह है कि आज से 5 साल बाद हम में से कई लोग, मैं जब हम कहता हूं तो आप उसमें इंक्लूडेड हैं, हम में से कई लोग जो हैं घर पे बैठ के ही ऑफिस चला रहे होंगे। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ऑफिस का किराया भरने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि जब अगर मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, अगर हम पार्टनर्स ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो आप ये इमेजिन करिए कि टाइम कितना बच रहा है, कार में जाने का टाइम कितना बच रहा है, स्कूटरों पे आने का टाइम कितना बच रहा है, स्टाफ का टाइम कितना बच रहा है। वो जो टाइम बच रहा है वो कहीं ना कहीं यूज भी हो रहा अल्टीमेटली, और फिर पेट्रोल का बिल बच रहा, बिजली का बिल ऑफिस का बच रहा। हम ये कहें यार बड़ा बुरा हुआ, हम कहते टर्नओवर कम हो जाएगी, टर्नओवर तो कम हो जाएगी, परंतु जो ऑफिस के खर्चे बचेंगे वो भी जरा कंसिडर कर लीजिए। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा मोरल बूस्टिंग होना चाहिए जिंदगी में कि यार हर एक बुराई में एक अच्छाई है, हर एक बुराई में एक अच्छाई बेसिकली। एनीवे भूपेंद्र जी, आपने मुझे टॉपिक दिया एथिक्स का, और आपने ये भी बोल दिया मैं तो हमेशा बात करता रहा हूँ एथिक्स की। लोग मुझे कहते हैं मैं डराता बहुत हूँ, और मैं डराता हूँ फॉर ए पॉजिटिव पर्पस। मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रोफेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी किसी एक पर्पस से। हमें ये कहा गया था भाई आप अकाउंट्स का काम करेंगे, आप ऑडिट का काम करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स जिस कंपनी के साथ जुड़े नहीं हुए हैं उसके बारे में आप उनको ठीक ढंग से बताएंगे, ताकि वो स्टेक होल्डर ये डिसीजन ले सके कि मुझे इस कंपनी के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हम बाकी सब चीजें ऐड करते रहे, भाई काउंसिल रेजोल्यूशन, ये जो टैक्स की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ये जब स्थापना हुई थी इंस्टीट्यूट तो उसमें प्रियम्बल में नहीं है कि हमने टैक्स की प्रैक्टिस करनी है।
हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हैं, वो कहीं प्रीएम्बल में नहीं है कि हमने करनी थी, वो काउंसिल टाइम टू टाइम रेजोल्यूशन पास करती रही कि हमें ये भी करना है, उससे हम कर रहे हैं। परंतु जिस बात के लिए हमारी स्थापना हुई थी ना अकाउंट्स और ऑडिट के लिए, मैक्सिमम गफलत हमारी वहीं पे हुई है। माने या ना माने वो बात अलग है। हमारा एरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी, जो एक विश्वास होता है पब्लिक का हम में से, सबसे ज्यादा कहाँ कम हुआ, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही कम हुआ। तो ये सोचने का विषय है कि भाई क्यों कम हुआ, कैसे कम हुआ। तो अगर वो वाकई में कम हुआ है, एक इथिकल इशू है कहीं ना कहीं पे। और मैं जब भी लेक्चर देता हूँ तो एक बार जरूर कहता हूँ, जिस देश के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो, जो सरकार ने डिक्लेयर कर रखा हो, 11 लाख करोड़ का तो एनपीए डिक्लेयर कर रखा। अभी तो 11 लाख करोड़ का तो एग्रीकल्चर लोन्स भी हैं, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और हमें पता है उसमें लास्ट डेट में कौन सी एंट्री पड़ती है, कैश रिसीव्ड कैश पेड। मुझे ये भी कहने में कोई संदेह नहीं है। तो जिस देश के अंदर मेरे को 11 लाख करोड़ का एनपीए डिक्लेयर्ड है, 11 लाख करोड़ का मेरे सामने पड़ा है, 7.5 लाख करोड़ का मुद्रा लोन पड़ा है, जिसमें से कोई पैसा आना नहीं है, आएगा तो 25-30% आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जो मैंने डिस्कॉम कंपनीज को दे रखा है पैसा, उसमें से भी वो भी तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपया है, उसमें से भी कितना आएगा मुझे मालूम नहीं है। आप इमेजिन करिए कि कितना पैसा बैंकों का एनपीए के अंदर है। मैं चलिए ये मान लेता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम एग्रीकल्चर वाले का तो ऑडिट नहीं करते, बैंक का तो ऑडिट करते हैं, परंतु कंपनीज का ऑडिट तो हम करते हैं, प्रोप्राइटरीज का हम ऑडिट करते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म्स का ऑडिट करते हैं। जब वो कंपनीज गफलत करती है, जब वो एंटिटीज गफलत करती है, जब वो पैसा डाइवर्ट कर लेती है, तो कोई ना कोई जिम्मेवारी तो मुझे लेनी पड़ेगी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर। अगर मैं यही कहता रहूंगा कि साहब ये निकालना मेरा काम नहीं था, तो फिर सरकार किसी स्टेज पे आके ये कह सकती है कि मेरा आपसे काम करवाना भी मेरा कोई वो नहीं है, मेरी रेलेवेंस कम हो जाएगी, मेरी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। कारो 2020 में शायद अपनी कुछ किस्मत ऐसी कि उसमें भी मैं जुड़ा रहा, मैं उसमें उस कमेटी को मैंने चेयर किया है। ये जो कारो 2020 आपके सामने आई है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि प्रोफेशन हम कहां कहां पे चूक कर रहे हैं। पहली बार कारो में आपको अगले साल से ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि जो पार्टी स्टॉक स्टेटमेंट्स बैंक को दे रही है, जो पार्टी डेटर्स की स्टेटमेंट बैंक को दे रही है, जो पार्टी क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट बैंक को दे रही है, वो किताबों में से है या हवा में से। आज तक तो नहीं था, ये तो मानते हैं। ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि पूरे प्रोफेशन में अल्टीमेटली ये पता लगा बैंकों को कि स्टॉक्स की जो स्टेटमेंट सर्टिफाई होके आती रही, जो सीएमए डेटा में स्टॉक आते रहे, जो डेटर्स आते रहे, रिसीवर्स आते रहे, एडवांसेस आते रहे, वो थे ही नहीं, किताबों में ही नहीं थे बेसिकली। अभी सिंगापुर में एक फ्रॉड हुआ है, हिलियन कंपनी। आप इमेजिन करें, वो स्टॉक दिखा रहे थे अपने, मतलब कि मैं हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात भी कर रहा हूँ, सिंगापुर की कंपनी है। उसमें उन्होंने स्टॉक दिखाया हुआ 3.28 बिलियन बैरल्स, 3.28 बिलियन बैरल्स, और स्टॉक कितना है? करीबन 1 मिलियन बैरल्स। मिलियन और बिलियन में बहुत फर्क होता, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई कंपनी ये दिखाए कि मेरे 3.28 बिलियन बैरल्स है और स्टॉक मिले वहां पे 1 मिलियन बैरल, तो प्रोफेशन की धज्जियां तो अपने आप उड़ेंगी ना कहीं पे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, इसमें डराने की बात नहीं है, मैं तो विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ आपसे कि भाई इस प्रोफेशन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एथिकल कंडक्ट की जरूरत है। इथिक्स का मतलब क्या है? अब मैं शुरू कर रहा हूं जहां से। इथिक्स का मतलब क्या है? इथिक्स का मतलब यह है कि एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा कंडक्ट आपका हो जो आप दूसरे व्यक्ति से भी एक्सपेक्ट करते हैं। भाई अगर आपके सामने किसी के अकाउंट्स रखे जाएं और आपसे ये कहा जाए कि इस कंपनी की ये बैलेंस शीट है
और आपने इसमें पैसा लगाना है। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिस तरीके से वो अकाउंट्स बनने चाहिए, जिस तरीके का बिहेवियर उसके ऑडिटर को अपनाना चाहिए था, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनाना चाहिए था, वही बिहेवियर हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जब अकाउंट्स ऑडिट करें कहीं पे, जब आप कहीं पे अकाउंट्स बनाएं, तो वही बिहेवियर आपका भी हो। यही एथिकल कंडक्ट है बेसिकली, और कुछ नहीं। पर इथिक्स एक ऐसी चीज है जो पढ़ाई नहीं जा सकती। ये तो आज भूपिंदर जी ने कहा जी आप बोल दीजिए तो मैं बोल रहा हूँ, पर इथिक्स पढ़ाई नहीं जा सकती। ये मैं भूपिंदर जी आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। इथिक्स तो एक अंदर से आती है, ये एक भावना है, ये कंडक्ट है, एक वैल्यू है, सोशल वैल्यूज है, एक फैमिली की वैल्यूज है बेसिकली। इथिक्स जो है इंसान की एक ट्रेट है, अपनी एक क्वालिटी है जो पढ़ाने से नहीं आती। आप पढ़ने से कॉम्पिटेंट तो बन सकते हैं, पर आप इथिकल बन जाएंगे ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। क्योंकि अगर पढ़ने से इथिकल बनते होते तो ये जितने फ्रॉड हुए हैं उतने फ्रॉड होते नहीं किसी भी सूरत में। ये मैं बिजनेसमैन के लिए भी कह रहा हूँ। आफ्टर ऑल ये सारे के सारे बिजनेसमैन जो हैं ये 10वीं पास थोड़ी ना है, इसमें बहुत सारे हार्वर्ड से पढ़े हुए MBA भी है। सीधी बात तो यही है। और जितने ज्यादा हार्वर्ड के पढ़े हुए उतने ज्यादा फ्रॉड किए उन्होंने, ये भी आपको बता सकता हूँ। तो ये इथिक्स जो है वो पढ़ाई नहीं जा सकती। इथिक्स तो अंदर से आती है, एक आवाज है आपके अंदर की, अंतरात्मा की आवाज है कि मुझे अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। अगर मोदी जी ने 1 जुलाई 2017 को कोई बात इस प्रोफेशन के बारे में बोली तो उन्होंने किसी एंग्विश के साथ बोली। उनकी एंग्विश ये थी कि भाई जब उन्होंने एक अनाउंस किया डिमोनेटाइजेशन स्कीम को, जब डिमोनेटाइजेशन स्कीम की बात उन्होंने की तो उस वक्त जो कुछ प्रैक्टिसेस हुई उस पर उनकी एंग्विश थी, उनका गुस्सा था। उन्होंने उस बात के बारे में बोला, हमारे टेक्निकल कॉम्पिटेंस को नहीं चैलेंज किया उन्होंने, हमारे इथिकल बिहेवियर को चैलेंज किया उन्होंने उस वक्त। अगर आप उनकी पूरी स्पीच सुनेंगे उसमें उन्होंने कहीं पे भी हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंस को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने हमें बताया कि आप अर्थ विद्वान हैं, आप तो मतलब कि ऐसी आत्माएं हैं जो अर्थशास्त्र की मतलब की महानता जानते हैं, आप विदुषी हैं। उन्होंने सब सेंटेंसेस इस्तेमाल किए, परंतु कह के वो सारी बात बदल गए वहां पर कि आप सब कुछ होते हुए भी आपने किया क्या। That is the point that he brought out at that particular point of time. तो ये जो हमारा कंडक्ट है ना, यही इथिकल बिहेवियर है बेसिकली। और इथिक्स को कभी आप लॉ की शेप नहीं दे सकते। हमने CA एक्ट के अंदर शेड्यूल डाल रखे हैं, वो बात अलग है, परंतु इथिक्स को कभी आप लॉ की शेप नहीं दे सकते, क्योंकि लॉ और इथिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, मतलब कि आप जब भी आपको क्वेश्चन पूछने का मौका है जरूर पूछेगा जितने क्वेश्चन आपने पूछने, और मैं इस पे आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, मेरे ख्याल में वैसे तो वर्ल्ड वाइड ही वो पोजीशन है कि कितने भी चाहे वो रेप चार्जेस लगे हों, मर्डर चार्जेस लगे हों, वो व्यक्ति भी हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ लेता। इलेक्शन लड़ने के बाद मिनिस्टर भी बन सकता। एक चीज कहते रहते हैं कि साहब अभी कन्विक्ट नहीं हुआ। अरे भाई कोर्ट में केस चल रहा, उसकी अंतरात्मा से पूछ लो। जिसके अगेंस्ट 60 केसेस हैं, यार एक केस तो कहीं जेन्युइन होगा, या 60 के 60 ही बोगस केस है। मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर आप पॉलिटिशियन की लाइफ में ये कर दें कि भाई जिस पे दाग है, जिस पे केस फाइल्ड है, उसको इलेक्शन नहीं लड़ना, तो ये मैं मान सकता हूं कि पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ में उसके अगेंस्ट फिर केस ही फाइल होते रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। परंतु कहीं पे एक लोअर कोर्ट ने भी अगर जजमेंट दे दी या FIR लॉज हो गई, FIR बिना एविडेंस के लॉज नहीं होती, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, और उसके बावजूद आप केस आपको टिकट दे दी जाए किसी सरकार किसी भी पार्टी द्वारा, तो ये घोर अपमान है पब्लिक के सेंटिमेंट्स का। परंतु पब्लिक के सेंटिमेंट्स को क्या करूं, वो तो उसी व्यक्ति को इलेक्ट कर देती है इलेक्शन के अंदर।
और वो मिनिस्टर बन जाता है। ये सब जब चीजें होती हैं, हम तो एक वो मुल्क है जहाँ पे भजन लाल जी ने रात भर में सरकार की सरकार बदल दी थी, पूरी की पूरी अपनी सरकार लेके कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हमने वो सब देखा। वो लीगली तो पॉसिबल था, लीगली जायज था, परंतु इथिकली तो गलत था। जो कुछ आज महाराष्ट्र में हो रहा है, आप इमेजिन करिए, शिवसेना ने किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा? बीजेपी के साथ। सरकार किसके साथ मिलकर बनाई? जिसको सबसे ज्यादा गालियां दी, एनसीपी को और कांग्रेस को, और ये कहते रहे ये भ्रष्ट हैं। आज उनके साथ मिलकर पूरा जो मैंडेट है पब्लिक का मैंडेट किसके लिए था? कि शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बना, यही था मैंडेट। आपने जो लार्जेस्ट पार्टी है महाराष्ट्र में उसको बाहर रखा हुआ। सिमिलरली जो बिहार में हुआ, आरजेडी ने और उनकी जो पार्टी है नीतीश कुमार जी के, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, बीजेपी को खूब गालियां निकाली जितनी निकाल सकते थे, कुछ महीने तक सरकार चलाई, उसके बाद रात भर में नीतीश कुमार जी अपना पैंतरा बदल गए। तो ये चीज लीगली पॉसिबल है पर इथिकली बिल्कुल गलत है। मैं ये आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूं। पर कई बार आप इलीगल काम करते हुए भी, इलीगल का मतलब है कि जो लॉ में शायद सही दृष्टि से ना देखा जाए, वो करते हुए भी आप एथिकल हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक व्यक्ति कार में है, रेड लाइट हुई है, उसने ये देखा दूसरी साइड में कोई व्यक्ति गिरा और वो करा रहा है पेन के साथ, अपनी दर्द के साथ करा रहा है, और उसको कोई उठाने वाला नहीं है। उसने रेड लाइट जंप की और रेड लाइट जंप करके वो गया, उस व्यक्ति की उसने मदद की। अब ये अनलॉफुल तो हो सकता है कि उसने रेड लाइट जंप की, परंतु एथिकली इससे बढ़िया बिहेवियर नहीं हो सकता कि उसने किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए अपना रिस्क लिया कि मैं लॉ तोड़ रहा हूं। तो लॉ और इथिक्स दोनों चीजें में थोड़ा थोड़ा विरोधाभास तो रहेगा, परंतु हमें ये देखना है कि हम लॉ के दायरे में भी रहें और इथिकल भी रहें, जिस एक्सटेंट तक रह सकते हैं। तो मेरी आपसे ये विनती है, और मैं ये समझता हूँ अगर आप इथिकल रहेंगे ना तो लॉ के दायरे में तो शायद रह ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। 100% तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, परंतु अगर आप इथिकल काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लीगल काम भी कर रहे होंगे। अब मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा हूँ। जब मैंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में हमने एक्ट बनाया, उसके अंदर शेड्यूल डाले, शेड्यूल 1 डाला, शेड्यूल 2 डाला। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने किसी फर्म से, आपने किसी कंपनी के ऑडिटर होने से रिजाइन किया, और जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, अब हमने तो लॉ में लिख दिया कि ही शुड कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, हमने तो लिखा हुआ। मैं कहता हूँ ये लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो इथिक्स डिमांड करती है कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूं। इथिक्स क्या डिमांड करती है? मेरी सेफ्टी डिमांड करती है कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूं। मैं अगर आज इस सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है 5 लाख का, 50,000 का, 5,000 का, 10,000 का, जितने का भी, आज की डेट में कोई क्लाइंट छोड़ना चाहता है क्या? नहीं छोड़ना चाहता। कब छोड़ेगा? जब बड़ी कोई गहरी मजबूरी रही होगी। वो गहरी मजबूरी क्या हो सकती है कि उसको नजर आ रहा है कि सारा ही फ्रॉड है इसके अंदर, और वो उस तरीके से साइन नहीं कर सकता जिस तरीके से क्लाइंट उसको साइन करवाना चाह रहा है। तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं कि मैं उससे पूछूं, प्रीवियस ऑडिटर से भी, तू बता कि तूने रिजाइन क्यों किया? मैं कहता हूं ये लॉ में ना भी हो, मेरे शेड्यूल में ना भी हो, तो भी मेरा क्या फर्ज बनता है? ये मेरा क्वेश्चन है अपने आप से। तो मैं समझता हूं मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये कहीं पे लॉ में लिखा नहीं होना चाहिए कि जी आप उससे कम्युनिकेट करें, मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए। एक चीज और है, आज की डेट में हमने कहीं नहीं कहा कि जब आर्टिकल एक ट्रांसफर ले दूसरे के पास जाए तो वहां पे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई ये आर्टिकल कैसे बिहेव करता है आपके साथ।
आपसे क्यों ट्रांसफर मांग रहा? क्योंकि हमने लॉ में नहीं लिखा तो आज कोई पूछता ही नहीं दूसरे से फोन करके। मेरे पास अगर किसी का आर्टिकल आएगा 95%, 100% तो मैं नहीं बोलता, 95% में उसको चल के फोन जरूर करूंगा और पूछूंगा यार ये आर्टिकल मेरे पास आया है, आप बता दो आपको कोई इसमें ऐतराज तो नहीं कि आप ये क्यों छोड़ना चाहता आपको। बेसिकली ये कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा कंडक्ट, ये हमारा कंडक्ट होना चाहिए। और आपके जैसी सिटी में, यहाँ पे बड़ी छोटी सी सिटी है आपकी, मेरे ख्याल ये ज्यादा जरूरी है। अगर एक आर्टिकल दूसरे के पास जा रहा है तो मैं अपना फोन उठाऊं और उससे पूछूंगी यार ये आर्टिकल आपको छोड़ के क्यों आ रहा? हो सकता है वो बड़ा शरारती तत्व हो सकता है आपके स्टाफ को भी आगे खराब करे, आपके क्लाइंट को भी आगे खराब करे। तो मेरे ख्याल में तो जरूरत इस बात की है कि हम इस बिहेवियर को अपनाएं, लॉ में है या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जरूरी नहीं कि जो चीज लॉ में लिखी जाए वही सही है, बिना लॉ में लिखे हुए भी कई बिहेवियर हमें करने चाहिए, कोई बिहेवियर का हमें फॉलो करना चाहिए, उसका पाथ अपनाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूँ ये लिखा होना चाहिए कि मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, या मुझे नेग्लिजेंटली नहीं परफॉर्म करनी चाहिए अपनी ड्यूटी। ये कहीं लिखा होना चाहिए क्या? लॉ में लिखा होना चाहिए? नहीं लिखा होना चाहिए। अगर मैं एज ए प्रोफेशनल कोई असाइनमेंट ले रहा हूं तो ये नेचुरल है कि मुझे उसको प्रोफेशनल तरीके से निभाना है। और अगर मुझे प्रोफेशनल तरीके से निभाना है तो दो चीजें हैं कि मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना चाहिए और मेरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना चाहिए। अगर दोनों स्टैंडर्ड्स पे वो खरा नहीं उतर रहा तो मुझे उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई करनी चाहिए। ये कहीं लिखा नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं समझता कि कहीं लिखा होना चाहिए। हम ये कहते हैं लिखा हुआ इसलिए करूंगा, अगर ना लिखा हो तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि लिखा ना भी हो तो भी मुझे करना। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट टू यू। डर लॉ का नहीं होना चाहिए, डर अंतरात्मा का होना चाहिए। इथिकल बिहेवियर में यही फर्क है कि जब आप इथिक्स करने जाते हैं तो आप अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, उस वक्त आप डर के काम नहीं करते, क्योंकि डर तो लॉ का रहता ही है। क्योंकि लॉ का तो मतलब ही है कि आपको एनफोर्स किया जा रहा है कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके से आपको काम करना है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शेड्यूल में डाली गई, शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में, जो डालने की जरूरत नहीं थी, परंतु डाली इसलिए गई कि अगर नहीं डालेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल ही नहीं करेंगे, इसलिए किया गया ये, इसलिए उसको बनाया गया। जैसे एक चीज ये कही गई कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, परंतु लोग तो एडवर्टाइजमेंट फिर भी कर रहे हैं। हमने ये कहा कि आपका एक रीजनेबल साइज ऑफ बोर्ड होना चाहिए। मेरे अपने हिसाब से आज तक कोई क्लाइंट मेरा बोर्ड पढ़ के तो मेरे घर पे आया नहीं, ना मेरे ऑफिस में आया। क्लाइंट आता है आपकी सर्विसेज की बात सुन के कहीं, या आप उसको मिलते हो, आप ये बताते हो कि आप किस तरीके से बेहतर हो बाकी लोगों से। बोर्ड पढ़ के कोई नहीं आता। पर मैं आपको ऐसे ऐसे ऑफिसेज दिखा देता हूं जिनके बोर्ड मेरा ख्याल बिजनेस के बोर्ड से ज्यादा बड़े। आपके पानीपत में भी हैं लोग, कईयों ने चौराहे पे लगा रखे होंगे बोर्ड अपने। वो प्रोफेशनल का और बिजनेस का यही अंतर है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोफेशन में और बिजनेस में बहुत अंतर है। बिजनेस एक व्यवसाय है, बिजनेस एक, उसमें मेन मोटिव है प्रॉफिट का। यहाँ पे आपका प्रोफेशन एक अलग बात है, आपने लाइवलीहुड कमाना है, इसमें कोई शक नहीं है, आपने अपनी फैमिली को चलाना, परंतु आप वो काम नहीं करना आपको वो काम नहीं करने जो बिजनेसमैन ने करना, क्योंकि बिजनेसमैन के ऊपर चेक करने की तो अथॉरिटी दी गई है आपको। पर हम अगर बिजनेस के तरीके से ही बिजनेस चलाना शुरू करें, अतुल जी कई बार जो प्रेसिडेंट है हमारे इस वक्त, वो कई बार बात कहते हैं कि आजकल हम प्रोफेशन को बिजनेस के तरीके से रन कर रहे हैं। हमारी दिक्कत ये हो गई कि जब हम अपने क्लाइंट के पास मर्सिडीज देखते हैं ना तो हमें लगता है यार कमाल है, मेरी सजेशन के ऊपर, मेरे कंसल्टेंसी के ऊपर इसके पास तो मर्सिडीज और मैं इनोवा में घूम रहा हूँ, ये कैसे हो सकता? और मेरी ये जो तमन्ना मर्सिडीज की है ना, यही मुझे गलत
डायरेक्शन में लेके जाती है। हमारे सब लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम एक ही है कि इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। जिस दिन ये भावना खत्म हो जाए उस दिन हम सुधर जाएंगे, पर ये भावना जाती नहीं। दिक्कत यही है, कंट्रोल करना पड़ता है, टेम्पटेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। और जिस व्यक्ति ने टेम्पटेशन को कंट्रोल कर लिया उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली इथिकल हो ही जाएगा। दैट यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड। इसके बाद मैं दूसरी बात पे चल रहा हूं कि जो पिछला आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आज का कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हम रिवाइज कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे हैं, इनमें मेन अंतर क्या? देखिए, एक तो अंतर ये है कि वो 2009 ये 12वां एडिशन है जो आया। तो पहले 11 एडिशन जा चुके, ये 12वां एडिशन है। हम 11 एडिशन से ही नहीं घबराए तो 12वें से क्यों घबरा रहे हैं? हम में से कितने लोग घबराते हैं 11 एडिशन से? घबराए कभी? हम तो नहीं घबराए। तो वो सब हम कर रहे हैं जो हमको करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। जो करने चाहिए वो भी कर रहे हैं, जो नहीं करने चाहिए वो भी कर रहे हैं। हम 11 एडिशन से तो घबराए नहीं, 12वें एडिशन से हमें डर लग रहा। उसके कुछ कारण भी होंगे। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं 11 एडिशन की बात करता हूं, 11वें और 12वें एडिशन में कुछ मेजर चेंजेस हैं। 11वें एडिशन तक मेरे 2 वॉल्यूम्स थे। एक वॉल्यूम में मेरे जो बेसिक एक्ट्स थे, चाहे वो कंपनीज एक्ट था, चाहे वो बाकी एक्ट थे, उनके जो प्रोविजन मुझे कंप्लाई करने थे वो आ रहे थे बेसिकली। और दूसरे वॉल्यूम में हमारे जो रेगुलेशन हमने बनाए, काउंसिल जो नोटिफिकेशन किया वो है। इस बार 3 वॉल्यूम। इस बार एक तो सारे एक्ट्स वगैरह इकट्ठे हमने कर दिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो IAS बार इस बार की जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर है इथिकल का, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग कर दी। सेकंड वॉल्यूम में हमने इंस्टीट्यूट वाला ही रखा है कि इंस्टीट्यूट हमें क्या कह रहा। और थर्ड में हमने जितने डिसाइडेड केसेस है ना हमारे, वो डाल दिए। और अगर आप डिसाइडेड केसेस पे जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा, और मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि आजकल मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में भी हूँ इंस्टीट्यूट की एज अ गवर्नमेंट नॉमिनी। क्लाइंट किसी का सगा नहीं, ये अपने बिल्कुल गांठ बांध लेना बात। अगर आप ये समझते हो ना कि क्लाइंट मुझे आगे डिफेंड कर देगा, क्लाइंट ने किसी को डिफेंड नहीं करना। क्लाइंट उल्टा चलता है। जब वो हमारे सामने पेश होता है ना, डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने, वो कहते हैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये है, इनको मुझे एडवाइस करना था, मैंने इनको एडवाइस थोड़ी ना करना था। मैं इनकी एडवाइस फॉलो की है, बल्कि मेरे बिजनेस में कमी पेशी हो गई इनकी वजह से। मेरी कोई गलती नहीं है। ये कह रहे हैं इन्होंने करवाया, मैंने कुछ नहीं करवाया। आज की डेट में हर साल हमारे पास 600 से 700 केस आ रहे हैं, कंप्लेंट केसेस या इंफॉर्मेशन केसेस। उसमें से मैक्सिमम केस क्या है, जब 2 पार्टनर्स का झगड़ा होता है ना, तो वो बाकी तो जो होता रहेगा वो पहले एक केस ऑडिटर के अगेंस्ट डाल देता। अच्छा, जो पार्टनर जा रहा होता उसको पता सब कुछ होता कि इस फर्म में चल क्या रहा था। ऑडिटर को पता हो या ना हो, पर उस पार्टनर को सब पता होता, तो आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते। जब 2 डायरेक्टर्स का झगड़ा होता, वो केस ऑडिटर के अगेंस्ट जरूर ठोक देता कि जी इसने मिली भगत की, दूसरे के साथ मिलके मेरे शेयर ट्रांसफर करवा दिए, इस कंपनी में तो कभी मिनट बुक्स थी ही नहीं। और हमें भी पता कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनट बुक्स कितने लोग मेंटेन कर रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता थोड़ी ना। जैसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर हमारा हमेशा ही अंडर अपडेशन होता है, वैसे मिनट बुक्स भी अंडर अपडेशन ही रहती है हमारी हमेशा। तो अगर कभी कंप्लेंट होती है तो बच नहीं पाते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कभी 2 प्रमोटर्स का झगड़ा होता, मैं एक प्रमोटर की साइड ले लेता हूँ, उसको जो उसने स्टेटमेंट देता ना मुझे कि ये शेयर्स है, मैं अपलोड कर देता हूँ वो फॉर्म ट्रांसफर वाला भी, उसमें मैं फंसता हूँ, वो कंप्लेंट में फंसता हूँ। क्लाइंट मुझे ये कहता कि ये लोन जो है इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, मैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक केस सुना रहा हूँ, अभी हुआ 6 महीने पहले केस हुआ ये। सिर्फ एक उत्तरांचल में सोसाइटी है, एक बड़े मतलब कि जाने माने स्कूल को रन करती है,
ऑल ओवर, मतलब कि इंडियन वेल नोन नेम है स्कूल का, उसको रन करती है। इस सोसाइटी में 1,08,00,000 के वो थे लोन्स, और मैनेजमेंट ने उसको कहा भी 1,08,00,000 के अकाउंट, ये जो लोन्स हैं इसको कॉर्पस फंड में कन्वर्ट कर दो। उसने कन्वर्ट कर दिया। उसमें कोई लेडी थी, उसने ये ऑब्जेक्ट किया कि भाई 23 लाख का जो लोन मैंने दिया हुआ था, मैंने तो कभी कहा नहीं कि इसको कन्वर्ट करना है कॉर्पस फंड के अंदर, और उसने कंप्लेंट ठोक दी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट। अब आप पूरा केस सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, ये आपको इसलिए बता रहा हूं मैं, ये लाइव केस है एकदम से। तो उसने कहा जी कि ये लोन जो मेरा कन्वर्ट किया इन्होंने कॉर्पस फंड में, ये गलत किया। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे सामने आया, हमने उससे पूछा कि भाई ये लोन को कॉर्पस फंड में क्यों ट्रांसफर कर दिया? तो बोला जी क्या फर्क पड़ता, लोन में पड़ा या कॉर्पस फंड में पड़ा। हमने कहा भाई फर्क यही है कि अगर डिबेंचर है तो पैसा वापस करना, शेयर कैपिटल है तो पैसा वापस नहीं करना, सिंपल सी बात है। तो उसको लगा कि हाँ मेरी गलती हो गई मेरे से, इसमें कोई शक नहीं। 5 पार्टीज के लोन थे। बोला जी 4 पार्टीज के तो मेरे पास कंफर्मेशन है। हमने कहा भाई 1,10,00,000 में से 23 लाख इज ऑलमोस्ट 20%। तो इट्स ए मेजर अमाउंट, इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट इन एनी केस। 1,00,000-2,00,000 होता तो हम कहते मटेरियल नहीं था, तुमने इग्नोर कर दिया। और ये लेडी कह रही है कि जी मेरा इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कॉर्पस फंड में। तो बोला जी हम इनके चेयरमैन साहब को वो बुला लेते हैं, विटनेस बुला लेते हैं। उसने वो चेयरमैन साहब आ गए, विटनेस आ गए वहां पे। भूपेंद्र जी आपके सुनने की बात है, खास तौर पे आपको कह रहा हूँ। चेयरमैन साहब आ गए, हमने चेयरमैन से पूछना शुरू किया, बल्कि उन्होंने पूछना शुरू किया क्योंकि विटनेस सुन के थे। उन्होंने बोला जी कि आपने मुझसे ये कहा था कि हाँ ये लोन कन्वर्ट कर दो कॉर्पस फंड में। बिल्कुल कहा था। बोला जी आपने मुझसे ये कहा था कि ये 5 पार्टीज हैं, 4 के सर्टिफिकेट हैं, 5वीं का आप ला दोगे? बोला बिल्कुल कहा था, ला दूंगा 5वीं का। तो कहने लगा जी आपने मुझे ला के नहीं दिया वो सर्टिफिकेट। बोला जी वो पैसे इनके थे ही नहीं, पैसे तो मेरे थे। तो हमने कहा जी पैसे अगर आपके थे तो आपने इनको दिए, मतलब कि फिर आपने इनके नाम से चढ़वाए क्यों थे? कहने लगा जी मैंने तो इनको इसलिए दिए थे पैसे क्योंकि मेरा इनसे अफेयर चल रहा था। तो हमने कहा जी आपका अफेयर चल रहा था तो कब तक चला ये अफेयर? कहने लगा जब तक मेरी वाइफ को नहीं पता लगा तब तक ये अफेयर चलता रहा। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा जी कि अब इसका क्या करें? कहने लगा जी ये तो अगर मुझसे इंसिस्ट करते कि ये सर्टिफिकेट जरूर चाहिए फिर मैं देखता। हमने इनसे एक बार कहा, ये मान गए। वी हेल्ड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते। एक बार कंप्लेंट आई है, उसने कहा जी मेरे से सर्टिफिकेट नहीं लिया। अब उनका अफेयर था या नहीं था अपने को नहीं मालूम, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और उनका था, उन्होंने तो जो एंजॉय करना था किया, परंतु फंसा कौन अल्टीमेटली? चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रमोटर ने आगे किसकी क्लास लगाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज प्लीज डोंट रिलाई ऑन द क्लाइंट। क्लाइंट के ऊपर अगर ये समझ रहे हैं ना कि क्लाइंट कल मेरी फेवर में आके बोलेगा, ये नहीं होगा। अभी एक एम्प्लॉय थे किसी कंपनी का, जैपनीज कंपनी के एम्प्लॉय थे। कंपनी ने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया, और केस क्या फाइल किया कि इन्होंने 3,74,00,000 का फ्रॉड किया। जीएम फाइनेंस थे उनके। उन्होंने ये केस फाइल किया कि इसने 3,74,00,000 का फ्रॉड किया। और फ्रॉड किस नेचर का था कि इन्होंने अपने फादर की एक कंसर्न बनाई और उसमें हमारे को एडवर्टीजमेंट के बिल दिलवाते रहे कंसल्टेंसी के, और ये बाद में हमसे चेक साइन करवा के ले गए, जबकि फादर की कंसर्न का कोई लेना देना नहीं था। और फोटो वोटो भी लगा दी कि जी कुछ था ही नहीं, कंसर्न कुछ किसी तरीके की थी नहीं। फिर होटलों के बिल, 5 स्टार होटल्स के बिल उन्होंने दिए जो बोगस थे किसी तरीके का। मतलब कि आप इमेजिन करिए, ओबेरॉय का बिल, शिमला वाले का, वाइल्ड फ्लावर वाले का बिल 2,500 रुपए रोज का।
आप इमेजिन कर सकते हैं 2500, जो 25,000 में आपको कमरा नहीं मिलता उसका 2500 रुपए रोज का बिल। और इस तरीके से 3-4 होटल्स थे जिनके ये बिल दिए गए। 3,74,00,000 की उसने साइफनिंग ऑफ की हुई थी, और वो साइफनिंग ऑफ कंपनी की थी या एम्प्लॉय की थी वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कंपनी ने ये केस फाइल किया कि इसने फ्रॉड किया हमारे साथ। हमने जब फादर का बिल ही देखा तो हमने कहा यार ये इस वक्त तो सर्विस टैक्स था, अगर एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज आप दे रहे थे तो इस पर सर्विस टैक्स लगना चाहिए था, तो ये सर्विस टैक्स क्यों नहीं लगा हुआ? तो उसने एक बात तो कबूल ली वहीं पे, कहने लगा कि ये मैंने फ्रॉड नहीं किया, इन्होंने पैसे निकालने होते थे कंपनी वालों ने, ये मुझसे कहते थे कि बिल लेके आओ, मैं बिल लेके आता रहा। उसने कहा कि जो एमडी हैं कंपनी के वो जापान में जाके बैठे हैं, आप उनसे वो करवाइए। हमने जब वो कंपनी के एमडी को नोटिस इश्यू किए तो कंपनी वाले आ गए कि जी हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं। हमने कहा अब तो आप विड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे मेंबर के अगेंस्ट आप केस फाइल कर चुके हैं, और हम एमसीए में भी लिखेंगे कि आपका कंडक्ट किया बेसिकली। तो हमने जब केस को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो दोनों पार्टीज ने, एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, और ये एग्रीमेंट किया कि 3,74,00,000 नहीं 3,10,00,000 का फ्रॉड हुआ, और इस मेंबर ने उनको लिख के दे दिया कि मैं इन इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसा वापस करता रहूंगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, हमें भी क्लियर थी कि ये पैसा तो कंपनी वालों ने निकलवाया, क्योंकि वो बोले कि हम एफआईआर भी विड्रॉ कर रहे हैं, सब कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, कि ये पैसा निकलवाया तो कंपनी वालों ने इसके साथ मिलकर। परंतु जब मेरे अपने मेंबर ने उनके साथ एग्रीमेंट ही कर ली कि हाँ जी मेरे से ये फ्रॉड हुआ है और मैं आपको 3,10,00,000 रुपया दूंगा, तो हम उसको कैसे छोड़ दें, ये बताओ मुझे आप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो तो एम्प्लॉयर के लिए करता रहा, बोगस बिल देता रहा, उसने तो बेचारे ने बीच में से लिया होगा तो 5% ले लिया होगा, 10% ले लिया होगा, इससे ज्यादा क्या लिया होगा। कंपनी वालों ने जिस मतलब के लिए भी पैसा लिया होगा, और अल्टीमेटली फंसा कौन? फंसा हमारा मेंबर। सो मेरी आपसे एक ही विनती है कि डोंट रिलाई अननेसेसरली अपॉन द क्लाइंट्स, कि क्लाइंट क्या करेगा आपके लिए। क्लाइंट ने किसी ने कुछ नहीं करना, क्लाइंट ने आपके अगेंस्ट आके कंप्लेंट ही फाइल करनी। पर इस पूरे रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी ध्यान से सुनने वाली हैं और समझने वाली हैं। इसने मेंबर्स इन सर्विस को इतना बांध दिया है इस बार कि अगर जो लोग सर्विस में हैं, अगर कोई सर्विस वाला भी मेरा लेक्चर सुन रहा है तो वो ये सोच ले कि उसकी जिम्मेवारी उतनी ही है जितने की मेंबर इन प्रोफेशन की। इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स में जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये है कि जो मेंबर इन सर्विस आप लोगों से कुछ भी करवाते रहते थे, आफ्टर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के कौन देता? आप तो नहीं बनाते। बना के कौन देता? वो मेंबर इन सर्विस जो है, वो सीएफओ है, वो जीएम फाइनेंस है, जो भी है वो बना के देता है। उसकी जिम्मेवारी भी बांध दी, उस पर मैं बाद में आऊंगा। परंतु इसमें एक चीज जो उन्होंने की, उन्होंने कहा भी देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरियस काइंड ऑफ थ्रेट्स which a member in profession or a member in service faces. पहला थ्रेट वो ये बोले कि जो मेंबर इन प्रोफेशन या मेंबर इन सर्विस है उसको ये रहता है कि भाई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, आई विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट ऑफ इट। दूसरा वो बोले सेल्फ रिव्यू थ्रेट रहता है। तीसरा वो बोले इंटिमिडेशन थ्रेट रहता है। चौथा वो बोले एडवोकेसी थ्रेट रहता है। ये थ्रेट्स क्या है? जो सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका और क्लाइंट के बीच का, ये है कि अगर आपकी सपोज कीजिए आपने उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने उस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं या आपने उसको लोन दिया हुआ है और आप ही उसके ऑडिटर हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ना आपका, इसमें डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी वाइफ उस कंपनी की डायरेक्टर है या एमडी है, आपके फादर उस कंपनी के एमडी या डायरेक्टर हैं या उसमें सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हैं,
तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, विरोधाभास तो है। जो आप एक एज एन ऑडिटर काम करने जा रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई थ्रेट तो रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में तो वो यहां तक चले गए कि भाई अगर दिवाली पे कोई आपको गिफ्ट देने आता है क्लाइंट, आपकी फीस तो है 10,000 और वो आपको आईपैड आके दे जाता है 40,000 रुपए वाला, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भैया। ये जो इंड्यूसमेंट्स हैं, ये जो गिफ्ट्स हैं, भाई शादी में कोई आया किसी के आगे शगन डाल के 5100 रुपए का 21,000 रुपए का तो समझ आती बात, परंतु दिवाली के ऊपर आपकी फीस तो 10,000 रुपए और आपको गिफ्ट आगे दे जाओ 75,000 रुपए का या लाख रुपए का, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। ध्यान से लेना या नहीं लेना इस बात को ध्यान कर लेना, मिठाई का डब्बा लेना या घड़ी लेनी है इस बात को ध्यान कर लेना। इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप मिटिगेट कैसे करोगे? अगर आपको याद हो कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 141 है बेसिकली, जो ये आपको कहता है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में एक ऑडिटर को अपनी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है। उसमें ये भी सर्कमस्टांस है कि अगर आपके किसी रिलेटिव ने इन्वेस्ट किया होगा उस कंपनी में, उसकी सिक्योरिटीज ले रखे हैं या उसमें डिबेंचर्स ले रखे हैं, उस केस में आप ऑडिटर ना बने अगर उसकी फेस वैल्यू जो वो 1 लाख से ऊपर की। तो ये कहता है कि मिटिगेट क्या करना, मिटिगेट ये करना पहले तो आइडेंटिफाई करो कि रिस्क है या नहीं, कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। दूसरा ये कि अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसको या तो दूर कर लो या उसको कम कर लो। अगर 1 लाख की वैल्यू के ऊपर के शेयर हैं तो 1 लाख की वैल्यू नीचे के शेयर ले आओ, तो मिटिगेट हो गया उसको। परंतु हर बात पे एक बात देख लेना, अब जो पीयर रिव्यूअर भी आपके पास आएंगे ना नए, या क्वालिटी रिव्यूअर जो आएंगे, ये सब बातें उनके उसमें लिखी जाएंगी कि आपने जो असाइनमेंट्स एक्सेप्ट की हैं उसमें आपने कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो उसको दूर कैसे किया या उसको मिटिगेट कैसे किया, कम कैसे किया, कि आप पे उसकी बात का कोई असर नहीं हो। अभी हमारे पास केस था डिसिप्लिनरी कमेटी में, मेंबर की वाइफ कंपनी में डायरेक्टर है, 33% की होल्डिंग है और कुछ दिन एमडी भी रही और उसी कंपनी के आप ऑडिटर हो, और बाद में वो ये कह रहा है कि ये जो शेयर्स थे ना ये नॉन वोटिंग राइट्स वाले थे, जो कि एमसीए में जो फाइल कर रखा बिल्कुल ऑर्डिनरी शेयर फाइल कर रखे। He has been held guilty. What I am trying to tell you is somewhere or the other हम ये जांच ही नहीं पाते। ये जो बिगर फर्म्स है ना उनके यहाँ पे उसके प्रोसेसेस जो है ना बड़े कठिन है। वो तो अपने एम्प्लॉय को उस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं लेने देते जिस बैंक के वो ऑडिटर होते, क्योंकि अगर वो उसने जाके परचेज कर ली कहीं पे, अगर उस मैं पार्टनर हूं और मैंने परचेज कर ली 1 लाख से ऊपर की जाके मार्केट में, तो मैं तो इंडेटेड हो गया ना उसको, बैंक को। सो माई अपॉइंटमेंट कैन बी कैंसल्ड, और अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो मैं वैसे फंस गया। अब दिक्कत सिर्फ इसमें ये है कि भाई अगर मेरे 4 भाई हों, अब तो खैर वो नए टाइम में तो 4 भाई होंगे नहीं, पुराने टाइम में ही थे कि हम भी 5 बहन भाई हैं। अब 5 बहनों भाइयों से मैं सबसे पहले ये पूछूं राइटिंग में कि भाई तुम बता दो इसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनका हो भी तो वो कहेंगे तूने क्या लेना देना यार मेरे इंटरेस्ट का। परंतु इसके लिए ये जरूरी है कम से कम आपने उनको मेल डाली हुई हो, कभी आप मुझे डिक्लेयर कर दो आपका इंटरेस्ट, वो ये लिख दें कि नहीं है इंटरेस्ट, तो फिर आपको नहीं मालूम ना कि उनका इंटरेस्ट था या नहीं था। परंतु अगर उनकी शेयर होल्डिंग 20% से ऊपर की है और आप ऑडिटर हो तो बैलेंस शीट में आजकल लिखना पड़ता है ना बकायदा कि 5% से ऊपर के शेयर होल्डर कौन है, तो नाम भी पता और पिताजी का नाम भी पता। ये तो नहीं आप कह सकते कि मुझे नहीं पता कि भाई के पिताजी का नाम क्या। तो ये सब चीजों का रिस्क आपको मिटिगेट करना ही पड़ेगा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी कि आपने ये रिस्क मिटिगेट कैसे किया था। और दिवाली वगैरह पे, दशहरे पे, न्यू ईयर पे जो गिफ्ट वो आपको देके जा रहे हैं उसको जरा संभल के, जो ऑडिट का क्लाइंट है उससे कितने तक का गिफ्ट लेना है, मिठाई लेनी है, ड्राई फ्रूट का कितना लेना है या कुछ और लेना है। अब ये किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं,
ये किताब में लिखा, और मेरे ख्याल में इथिकल बिहेवियर भी यही कहता कि अगर मैं ये इसमें ये भी कहता, हालांकि हम सब लोग इसको वायलेट कर रहे हैं, अगर आप सही मानों में पूछे, जितने ब्रांच के ऑफिस बेयरर्स हैं और जितने इंस्टीट्यूट के ऑफिस बेयरर्स हैं, अगर कोई मेरा क्लाइंट है और मैं ऑफिस बेयर हूँ यहाँ पे, और उसको कहता हूँ भाई तू 50,000 का ऐड दे दे मुझे ब्रांच में, तो मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा। देखिए, जो क्लाइंट आपको 50,000 रुपया एडवर्टीजमेंट देगा ना, वो एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं दे रहा, वो दे रहा किसी और पर्पस के लिए कि कल आप उसको मोबिलाइज करेंगे जब उसको जरूरत होगी। सीधी सी बात ये सब एग्जांपल्स हैं उसके अंदर कि जब कभी भी आप कहीं पे ऑफिस बेयर हैं, कहीं कुछ है, वहां पे अगर आपने वहां के एडवर्टीजमेंट के लिए उससे पैसा मांग लिया, तो वो आप ये समझते हो कि वो चैरिटी दे रहा है। चैरिटी नहीं दे रहा कोई भी व्यक्ति। और अगर हम ये समझते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट के लिए दे रहा है, क्या एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसका? अगर कोई वो सपोज करो कारपेट बेच रहा हो और एक्सपोर्ट ही कर रहा हो, एक्सपोर्टर हो कारपेट्स का, और वो एडवर्टीजमेंट मेरी उसमें दे रहा हो सोविनियर में 50,000 रुपए का, तो उसको कौन सा एडवर्टीजमेंट मिल रहा? उसके किसी कस्टमर के पास नहीं जा रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वो दे रहा क्योंकि मैंने उससे कहा है। तो वो इसका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अवॉइड करो यार ऐसी चीजें। आपका क्लाइंट नहीं है, आप उसके पास चले गए, ले आए, वो बात तो अलग है। आपके कोई दोस्त हैं, पर जो दोस्त के कहने पे उसने एडवर्टीजमेंट दे दिया, फिर आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, और दोस्त को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो सिचुएशंस आपको निकालनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। दूसरी चीज वो ये कहता है कि जब मुझे सेल्फ रिव्यू का थ्रेट हो। सेल्फ रिव्यू का थ्रेट क्या है? सेल्फ रिव्यू का थ्रेट ये है कि मैं ही ओपिनियन दे रहा हूं किसी चीज के ऊपर और मैं ऑडिट कर रहा हूं। मैं ही उसको ओपिनियन दे रहा हूं और मैं ही उसको ऑडिट कर रहा हूं। उसने मुझे कहा यार मेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर दो, और मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ उसके और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और इंटरनल ऑडिट के ऊपर कमेंट भी मुझे ही करना है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर भी कमेंट मुझे ही करना कारों के अंदर। तो सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैं अपने दिए हुए चीज को कभी गलत बोलूंगा क्या? कभी नहीं बोल ही नहीं सकता। इंसान की वीकनेस है, इंसान की कमजोरी है कि जो काम वो खुद करता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, और दूसरे का काम कभी सही नहीं हो सकता। सीधी सी बात ये, जो मैंने किया वो गलत नहीं हो सकता, दूसरे का किया हुआ सही नहीं हो सकता। ये तो इंसान की एक फितरत है बेसिकली, चाहे मैं हूं या कोई और हो। तो ये कहता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत पड़ो कि आपको अपने काम का खुद ही रिव्यू करना पड़े। इसके अंदर जो एग्जांपल्स दिए गए ना बड़े डेंजरस है, ये आपको बता रहा हूँ। हम टैक्स ओपिनियन दे देते हैं, ये मेरा टैक्स ओपिनियन है तो इसके बेसिस पे अपनी टैक्स की लायबिलिटी बना ले। तो कहता कर नहीं सकते आप, क्योंकि आप ही ने ऑडिट करना किताबों को। अगर आपने ही ऑडिट करना है किताबों को, तो आप अपने ओपिनियन को गलत बोलोगे कि जिस बेसिस के ऊपर आपने टैक्स का कैलकुलेशन किया? आप बोल ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। वो कहता है आप टैक्स का काम रिप्रेजेंटेशन का कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, पर एपिलेट स्टेज पे अगर आपको जाना है तो आप सोच लो कि आपका अपना रिव्यू थ्रेट है या नहीं। उसमें तो रिव्यू और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही हो सकते हैं। रिव्यू थ्रेट ये है कि मैंने ही ऑडिट किया हुआ, एडिशन भी उसने इसी बात का कर रखा, वो उसने एडिशन ये कर दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका सप्रेस्ड है, सपोज कीजिए, या उसने ये कहा कि आपके स्टॉक्स अंडरस्टेटेड है। तो वो ये कहता है कि अगर आपने ऑडिट किया था और आप ही उसकी अपील कर रहे हो कि नहीं जी मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है, इस क्लाइंट का सब कुछ ठीक ठाक का मतलब कि मेरा ऑडिट ठीक ठाक है, यही मतलब हुआ ना क्या कहने का? भाई अगर मैं ये ना मानूं कि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर तो मेरा ऑडिट ही गलत हो गया। मैं आपको एक केस बताता हूँ।
एक केस में बहुत पुराना है, मतलब कि हमारे काउंसिल ज्वाइन करने से पहले का केस है। उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्रेजेंट कर रहे थे बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। केस रिप्रेजेंट किया, आपस में एग्री हो गया। एग्री किसी और चीज पे नहीं, एग्री एडिशन के ऊपर। बाकी तो एग्रीमेंट चलता ही रहता हमारा असेसिंग अथॉरिटी के साथ, जो भी चलना। जो असेसिंग ऑफिसर था उसने कहा जी कि मुझे इतने एक्सपेंसेस डिसअलाउ करने हैं आपको, और मैंने नोट शीट पे एग्रीड लिख के, मैंने कहा यार बाई दी पीस का है वो साला, ये एडिशन तो इसने करनी है, तो आई एग्रीड टू दैट पर्टिकुलर एडिशन। द क्लाइंट फाइल्ड द केस अगेंस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भाई इसी ने ऑडिट किया हुआ था, ये एग्री कर रहा है दीज आर द अनवाउच्ड एक्सपेंसेस, ये कैसे कर सकता? एंड द पर्सन वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक बात तो हम मानेंगे, अगर मैं ऑडिटर हूं और मैं नोट शीट साइन करके आऊं कि हाँ जी अनवाउच्ड एक्सपेंसेस हैं, ये जहां जहां पे आप टैक्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक बात जरा बिल्कुल बांध लीजिएगा, किसी एडिशन के ऊपर एग्री करके खुद मत आइए, वो क्लाइंट के साइन करवा दीजिए नोट शीट पे करवानी हो। अगर मैंने बैलेंस शीट साइन कर रखी है तो मैं किसी भी सूरत में किसी एडिशन के लिए जिसका बैलेंस शीट और P&L के साथ तल्लुक हो उस पर एग्री नहीं कर सकता। अगर वो मैंने एग्री कर लिया तो मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंसा ही फंसा हूं, अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर दे मेरे को कोई बचा नहीं सकता। उसी तरीके से वो ये कहता है कि अगर आप अपील करना चाहते हो, एपिलेट वर्क करना चाहते हो, सपोज करो कल आप ही कंटेस्ट कर रहे हो और आप लूज कर गए उस अपील को, तो क्या थ्रेट है? थ्रेट यही है कि एज एन ऑडिटर आल्सो इट मींस यू आर नॉट जस्टिफाइड इन डूइंग व्हाट यू हैव डन। ये बड़ा सोचने का गहरा विषय है, ये सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये टेम्पटेशन ऐसी है, छूटेगी नहीं कि मैं ही टैक्स कर रहा हूं, मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, मैं ही अपील करूंगा उसकी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे या बैलेंस शीट की किसी आइटम के बेसिस पे एडिशन हुए हैं, डिसअलाउंसेस हुए हैं, वो कहता है आपने 10 साल पहले यूनिट लगा लिया था, इस पे ये एंटाइटलमेंट भी नहीं था ITI का, पीरियड निकल चुका है, तो फिर तो मेरा टैक्स का प्रोविजन भी गलत हो गया ना पूरे का पूरा, और मैं अपील करूं और अपील में हार जाऊं, तो फिर तो ये हुआ कि जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बने हुए हैं भी, अगर मैं अपील में नहीं हार रहा हूं, कोई और हार रहा है जाके, तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं मेरा ओपिनियन ये था यार, एंड माय ओपिनियन वाज करेक्ट। पर वहां पे तो मेरा ओपिनियन इवन अपीलेट अथॉरिटीज ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो कहता है जरा सोच समझ के करिएगा। पर इसमें एक उन्होंने ये कहा जिससे मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में, रिवाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट में उन्होंने ये कहा कि आप तो खुद करें या ना करें, परंतु अगर आपका पार्टनर कोई ओपिनियन देना चाहता, जो आप ऑडिट आप कर रहे हो, पर ओपिनियन आपका दूसरा पार्टनर देना चाहता या अपील आपका दूसरा पार्टनर करना चाहता, तो कर सकता। तो आप, उसने ये कहा कि आप सोच लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, पर इस पे बार नहीं लगाया कहीं पे। मेरा अपना मानना ये है, एक बार सोचिएगा ठंडे दिमाग से कि भाई फीस तो अल्टीमेटली फर्म में आ रही है ना, सब में बट रही है, अकेला वो पार्टनर तो लेके नहीं जाएगा उस ओपिनियन की फीस या अपील की फीस। फीस किस किस के बीच में बट रही है? फीस तो सारे पार्टनर्स के बीच में बट रही है ना, इंक्लूडिंग मी जो ऑडिटिंग पार्टनर है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसमें? तो जब कभी भी कोई ओपिनियन दूसरे पार्टनर से लेना हो या आपने अपील दूसरे पार्टनर से करवानी हो, तो ये जरूर सोच लीजिएगा जो पॉइंट मैंने आपको कहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि आपने वो रिस्क को मिटिगेट कैसे किया है। और अगर वो मिटिगेट नहीं हो रहा, और ये सब चीजें
जो मेंबर्स इन सर्विस है ना उन पे भी एप्लीकेबल है जितनी बातें मैं ये कर रहा हूँ, कि उनका भी कहीं पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि आपके पिताजी वेंडर हो खुद ही और आप वहां पे CFO हो, आपके मदर के नाम की कंसर्न हो और आप वहां पे CFO हो, और हमेशा ये पता लगे कि मदर का चेक तो 5 दिन में बन जाता है, बाकी सप्लायर्स का बनता है आपके 15 दिन बाद या 25 दिन बाद। ये सब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है और इसमें आप फंस सकता है कोई भी आदमी, इवन इन मेंबर इन सर्विस। तो मैं जब ये जितने थ्रेट्स बता रहा हूं, ये थ्रेट्स उतने ही लागू मेंबर्स इन सर्विस के ऊपर हैं, उतने ही लागू हैं। अगर मैं इंटरनल ऑडिट का हेड हूं किसी कंपनी में और मैं ही उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिवाइस करता हूं तो मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं तो मैं उसमें कभी लिखूंगा कि गलत है, ये वीकनेस है इस इंटरनल कंट्रोल में, कभी नहीं लिखूंगा। जैसे एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं लिखूंगा। तो मैं जो भी आपको थ्रेट्स बता रहा हूँ वो थ्रेट उतने ही एप्लीकेबल मेंबर्स इन सर्विस को हैं जितने के मेंबर्स इन प्रोफेशन को। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हम अगर ये प्रिज्यूम करेंगे कि ये सिर्फ मेंबर्स इन प्रोफेशन के लिए ही एप्लीकेबल है तो वो बिल्कुल गलत है। ये मेंबर्स इन सर्विस के लिए भी उतने ही थ्रेट हैं। अगर मेंबर इन सर्विस है और उसके घर में कोई व्यक्ति दिवाली को आके एक बड़ा गिफ्ट देके जाता है, टीवी सप्लाई कर जाता है LG का 70,000 का 80,000 का, तो उसका भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, सिर्फ मेंबर इन प्रोफेशन का नहीं है। एक और थ्रेट जो वो बात करते हैं दैट इज द थ्रेट ऑफ एडवोकेसी। कहते हैं कभी भी एज एन ऑडिटर अपने आप को इस सिचुएशन में मत डालिए कि आप उस क्लाइंट की हर जगह तारीफ करते फिर पब्लिक फोरम्स, क्योंकि आप ही ने तो ऑडिट किया होगा तो आप उसको गलत बता ही नहीं सकते। एक केस हुआ, आप ही की बेल्ट का है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ही की बेल्ट का केस है, राइस मिल का पब्लिक इशू आया था और वो ऑडिटर साहब उनके साथ रोड शोज पे चले गए और डायस पे बैठे और कंपनी की खूब तारीफ की, लोगों को बोला इसमें इन्वेस्ट करो। किसी ने केस फाइल किया कि भाई एज एन ऑडिटर आप इसको एडवोकेट कैसे कर सकते हो, आपका तो सीधा सीधा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप इस कंपनी को अच्छा बता रहे हो, आपने क्योंकि साइन की हुई बैलेंस शीट, आप उसको गलत बता ही नहीं सकते। आपके नंबर्स ऑडिटेड हैं, आप पढ़े रहने दो, हम उस पर जजमेंट फॉर्म करेंगे ना। आपका ये कहने का क्या मतलब है कि ये कंपनी बहुत बड़ी है इसमें इन्वेस्ट करो आप। तो कह रहे कभी भी अपने क्लाइंट की एडवोकेसी मत करो, कम से कम ऐसे फोरम पे जहाँ जो पब्लिक हो, जो रिकॉर्डिंग भी हो रही हो, जहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बन जाओ, आप नहीं बन सकते किसी भी सूरत में। इसीलिए जिस दिन हम सर डिस्कनेक्ट हो गया सर चोपड़ा सर आपका। ओपन माई माउथ, मैं वहां खड़ा होकर ये नहीं कह सकता बिल्कुल ठीक ठाक चल रही कंपनी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट से दैट। हाँ, कोई शेयर होल्डर सर पोज हो रहा है बार बार उधर से। कनेक्शन चला गया था, आई डोंट नो व्हाई। मैं किसी भी उसकी एडवोकेसी का पार्ट नहीं बन सकता। मैं उसके बाकी सब कामों में उसके साथ हूँ, सब कामों में मतलब ऑडिट में उसका करूंगा, सब कुछ करूंगा, परंतु मैं उसके लिए सॉलिसिट नहीं कर सकता किसी के इन्वेस्टमेंट।
इसीलिए ये कहा जाता है कि आप उसको ये भी मत करिए कि बैंकों को जाके रिप्रेजेंट करेंगे साहब। जनरली द ऑडिटर शुड नॉट बी रिप्रेजेंटिंग द केस ऑफ एनी क्लाइंट फॉर द पर्पज ऑफ फंडिंग, क्योंकि अगर आप फंडिंग का केस उसका लेके जा रहे हो ना बैंक के अंदर, तो आप एडवोकेट कर रहे हो कि इसको आप पैसा दे दो, इस कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जनरली दी ऑडिटर शुड अवॉइड, जनरली क्या मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना ही चाहिए ऑडिटर को। अवॉइड कभी भी क्लाइंट के लिए आपको फंड रेजिंग के लिए नहीं जाना चाहिए कहीं पे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद बार बार। डर तो नहीं है किसी चीज का। आर यू लिविंग अंडर ए थ्रेट? आपको ये भी डर हो सकता है कि भाई मेरे को गन पॉइंट पे कह रहा साइन कर दे बैलेंस शीट को। आपको और क्या थ्रेट हो सकता है? आपका थ्रेट ये हो सकता है कि आपका ब्रदर यहाँ पे काम करते हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट की बात कर रहा हूँ। आपका भाई उसके पास काम करता है, उसने कहा बेटा बैलेंस शीट नहीं साइन करेगा तो भाई की नौकरी ले लूंगा। या वाइफ भी वहीं पे काम करती है तो वो कह रहा अगर तुमने नहीं किया तो वाइफ की नौकरी ले लूंगा या हस्बैंड की नौकरी ले लूंगा। तो ये सब इंटिमिडेशन थ्रेट्स है। मैं आपको एक केस सुना रहा हूँ, डिसाइडेड केस है इंस्टीट्यूट का। पंजाब में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके अकाउंट्स किसी ऑडिटर ने साइन किए पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, जिसमें भी वो फाइनेंशियल, मैं उसका नाम नहीं दे रहा हूँ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, पर पंजाब की ही फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसमें वो लोन दिया गया। अब बात तो बड़ी साफ है कि कनाइवेंस थी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्लाइंट के बीच में एक डेफिनेटली कनाइवेंस थी, इसमें कोई शक नहीं। और ऑडिटर उसमें मुर्गा बना खुद। उसने जो बैलेंस शीट साइन की, अगर आप देखेंगे तो आप सारी अकाउंटिंग भूल जाएंगे जिंदगी की। मैं तो जिस वक्त वो बैलेंस शीट हमारे सामने आई तब तक प्रोफेशन में करीबन कोई 32 या 33 साल लगा चुका था। और उसके बाद अपने को लगा कि हमने जो किताबें पढ़ी सारी गलत थी यार। बैलेंस शीट तो इस तरीके से बननी चाहिए, हम तो आज तो बकवास ही बनवाते हैं। उसने जितने खर्चे थे वो तो सब के सब बैलेंस शीट में डाल दिए एसेट साइड में, और जितनी इनकम थी वो डाल दी लायबिलिटी साइड में। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? जितने खर्चे थे वो सब मोटे हेड बना के डाल दिए एसेट साइड में, और जितनी लायबिलिटी जितनी इनकम थी वो सारी की सारी लायबिलिटी साइड में डाल दी। बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट तो टैली हो ही जाएगी, आपको पता। बैलेंस शीट क्यों नहीं टैली होगी? बैलेंस शीट टैली हो गई, बैंक ने लोन दे दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। जब बाद में उन्होंने देखा रहे ये बैलेंस शीट कौन सी, ये कौन सा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। वो कह रहा मैंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। देखो क्रेडिट ही होती है, लायबिलिटीज तो क्रेडिट होती है, इनकम भी क्रेडिट ही है, और खर्चे सब डेबिट होते हैं, एसेट भी सब डेबिट ही होते हैं। देखो एसेट में दिखाया हुआ सब कुछ। तो जब केस काउंसिल के सामने आया तो उसने आके एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट रखा इंस्टीट्यूट के सामने, काउंसिल के सामने। उसने कहा जी ये टेररिज्म पीरियड था, और टेररिज्म के पीरियड में वो बंदूक लेके आया था मेरे पास। उसने कहा या तो ये साइन कर दे या फिर तू कहीं और चल। तो वहां तक तो मानने को तैयार थे उसकी बात। फिर हमने देखा इसने तो जो पिछले 4-5 साल की बैलेंस शीट बनाई हुई है वो भी उसी तरीके से बनाई हुई। तो उन्होंने कहा भाई ना, अब नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने अगर एक बैलेंस शीट बनाई होती ना उस तरीके से, मैं ये नहीं एडवोकेट कर रहा यहाँ पे आपको कि भैया एक बैलेंस शीट तो कोई किसी भी तरीके से बना लेना, फिर दिखा देना कि हाँ जी गन पॉइंट पे थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को। परंतु मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने प्रैक्टिस ही वो बना ली
तो बैलेंस शीट क्या रही। तो आपको कभी जिंदगी में थ्रेट हो सकता है एंटी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बिल्कुल थ्रेट नहीं देगा। आफ्टर ऑल जो आपके बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड वाले हैं वो भी बैलेंस शीट तो साइन करवाती है ना किसी से। और वाकई में अगर आप दाऊद की बैलेंस शीट साइन करोगे तो थ्रेट रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या शक है यार। तो सबसे पहले तो उसमें यही होना चाहिए कि अगर मुझे परसीव थ्रेट है तो मैं उसका ऑडिट ही नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मैं कहूँ मेरे बाबा मुझे नहीं चाहिए ऑडिट, फीस हो या ना हो, तो मैं ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो ये कहता है कि अगर इंटिमिडेशन थ्रेट है तो आप उसको थ्रेट को मिटिगेट कैसे करो। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो रिस्क को। कभी एक मैं दूसरी आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आज मेरे पास कोई ऑडिट पॉलिटिकल पार्टी लेके आए ABCD, मैं कोई ऑडिट ले लूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट नहीं करूंगा। पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट करने का मतलब ही है कि यू विल बी अंडर इंटिमिडेशन। जिस दिन वो पावर में होगी उस दिन मुझे इंटिमिडेट करेगी, मैं क्यों लूंगा वो ऑडिट, बिल्कुल नहीं लूंगा। आई एम वेरी क्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। मैं ABCD की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी सूरत में, मैं अगर मेरा बस चले तो मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का ही ऑडिट ना दूं, सच्ची बात ये, क्योंकि उसमें मेरे को इंटिमिडेशन हमेशा ही रहेगी। वो हमेशा अपना जो रुतबा है उसका दबाव बना के ही रखेगा कि मेरा ये रुतबा है, तो मैं इंटिमिडेट क्यों, मैं जिंदगी में डर के क्यों जीऊं किसी से भी। तो एलिमिनेट करने का तरीका एक ये कि मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूं। तो अब आप ये कहेंगे इसका मतलब किसी भी पॉलिटिकल लीडर का ऑडिट नहीं करेगा कोई भी। भाई जो करना चाहता है वो करेगा ना, जो थ्रेट झेल सकता है और जो अपने पे रिस्क ले सकता है, जो अपने पे रिस्क ले सकता है वो करेगा। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ अस शुड ट्राई टू अवॉइड इट। मेरा इतना ही मानना, मेरा और कोई मानना नहीं। भाई जो आदमी वो जो जिसको वो कर दिया, एनकाउंटर हुआ जिसका बेचारे का, कौन था वो पीछे, दुबे साहब। अब अगर दुबे का ऑडिट करोगे तो फिर डेंजर में तो रहोगे यार, उसमें क्या दिक्कत है। अगर उसके बिजनेसेस हैं और हमें पता है और मैं उसका ऑडिट भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, ठीक है, देन आई हैव टू लिव अंडर इंटिमिडेशन। तो मैं एम्प्लॉय को इंटिमिडेशन क्या है, एम्प्लॉय को इंटिमिडेशन ये रहती है कि उसकी जॉब चली जाएगी। तो भाई ये इंटिमिडेशन तो आपको मान के चलनी ही पड़ेगी एज एन एम्प्लॉय। पर अगर आपको हमेशा ये लगता है कि मैं जब भी ठीक काम करूंगा मुझे ये टर्मिनेट कर देगा, तो बेटर ये कि वो जॉब छोड़ दो। भाई कहना बहुत आसान है, मुझे भी मालूम है मेरे लिए यहाँ पे बैठ के कि नौकरी छोड़ दो, वैसे तो वैसे नहीं मिलती, कोविड-19 में तो बिल्कुल नहीं मिलती। परंतु फैक्ट यही है कि अगर मुझे गलत काम ही करना है और उसके अलावा कुछ करना नहीं है, तो मैं अंदर जाने से तो बेहतर समझता हूं कि बाहर 25,000 की जगह 20,000 की नौकरी करूं। अगर मुझे हमेशा इस रिस्क में जीना है कि भाई कल कोई भी कंप्लेंट करेगा तो मैं किसी उसका मेहमान बन सकता हूं, तो मैं वो सरकारी मेहमान बनने के लिए नहीं हूं। आई थिंक दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट टू यू, नथिंग एल्स। तो ये जो थ्रेट्स हैं, ये थ्रेट्स को आपको देखना पड़ेगा, उनको मिटेगा। और पीयर रिव्यूअर आके आपको पूछेगा अब ये कि ये थ्रेट्स आपको क्या थे, और थे अगर आपने आइडेंटिफाई किए थे तो इनको आपने मिटिगेट कैसे किया, इनको कम कैसे किए या दूर कैसे किए। ये अगर पीयर रिव्यूअर को अपनी रिपोर्ट में देना, आप ये ध्यान कर लेना। और पीयर रिव्यू अब वो नहीं रह जाएगा जो पीयर रिव्यू था। पहले तो आप पीयर रिव्यूअर अपनी मर्जी से चुन लेते थे, अब पीयर रिव्यूअर अपनी मर्जी से नहीं चुन पाओगे किसी भी सूरत में। अब आपको पैनल आएगा 3 का, अब वो आप ये नहीं कह सकते कि इस पैनल में से नहीं एक और पैनल दे दो। नो, व्हाटएवर पैनल द कंप्यूटर विल जनरेट, दैट पैनल विल कम टू यू, एंड उसमें से एक आदमी आपको चुनना होगा। तो ये आप मान के चलिएगा। नाउ आई एम कमिंग टू द मेजर पॉइंट्स व्हिच हैव कम इन। एक इसमें मेजर जो पॉइंट आया वो है, जो अभी डेफर हो गया 1 साल के लिए, परंतु अगले साल जब आएगा तो तंग बहुत करेगा आपको, क्योंकि अगले साल तो आना ही आना वो पॉइंट। उसको हम कहते हैं नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, नॉकलर, NOCLAR। नॉकलर का मतलब ये है
देखिए एक आपका एसे है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 दैट टॉक्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड अदर रेगुलेशंस ऑफ लैंड। वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ये कह के रुक जाता है कि भाई अगर कोई आपने नॉन कंप्लायंस की है किसी लॉ की या रेगुलेशन की और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है और फाइनेंशियल इंपैक्ट उसका इतना है कि उसका ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर असर आता है, इन दैट पर्टिकुलर केस क्वालिफाइड द रिपोर्ट, ये कह रहा हूं। पर ये कोड ऑफ इथिक्स में जो नोकलर आया है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड, वो ये कहता है कि भाई अगर कोई लॉ की आप ब्रीच कर रहे हैं, कंपनी ब्रीच कर रही है, और ये एम्प्लॉइज पे भी लागू है, ये ध्यान करिएगा पूरे का पूरा। मैं ये बार बार एम्प्लॉइज की बात इसलिए कर रहा हूं, जो एम्प्लॉइज आज तक बड़े एक एसी के अंदर बैठ के कई डिसीजन लेते थे और प्रोफेशन वालों से करवाते थे, अब उनकी भी उतनी जिम्मेवारी आ गई। वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी है और वो बेसिक लॉज को नॉन कंप्लाई कर रही है, और उन बेसिक लॉज में क्या क्या लॉ है, ब्राइबरी का एक्ट भी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी है, एनवायरमेंटल लॉज भी है, आपके रेरा भी है। रेरा का छोटा एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज कीजिए आपको एमसीडी की अप्रूवल है 20,000 स्क्वायर फीट बनाने की आपकी कंपनी ने 30,000 स्क्वायर फीट बनाया और भेज दिया। वो कहता है एक ऑडिटर भी देखेगा और एम्प्लॉय भी देखेगा, दोनों देखेंगे कि अगर एमसीडी के बनाए हुए नक्शे से ज्यादा बना और बिक गया, तो पहली बात तो ये कि आप उनके साथ बात करिए जो जिनको गवर्नेंस के साथ चार्ज, मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह के साथ, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करिए कि भाई ये गलत है, और वो नहीं अगर मानते तो कहते हैं रिजाइन कर दो और जाके म्युनिसिपल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना। आपको समझ गया बात? नहीं समझे? सिर्फ बात डायरेक्टर्स पे खत्म नहीं होती, वो कहता है यहाँ तो ठीक करवा लो ऐसे लॉज में, और अगर वो ठीक नहीं करते, the other choice is resign, but in any case you have to report it to the concerned authorities। वो कहता अगर आपको ये पता लगता है कि ये एंट्री जो है ना डली हुई है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ तो चेक्स जाते हैं, कई कंपनी में चेक्स जाते हैं भाई, आफ्टर ऑल अगर कंपनी ने किसी को रिश्वत देनी है तो कैश तो जनरेट होगा ना। कैश जनरेट कैसे होगा? किसी को चेक जाएगा, उससे कैश आएगा, यही है। आपने देखा चेक गया हुआ है 1 करोड़ का, आपने उनसे पूछा कि भाई ये 1 करोड़ में आपने करवाया क्या? उसने कहा जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी तो 2 पन्ने की 5 पन्ने की रिपोर्ट है। आप समझ गए कि ये पैसा कहीं और गया। तो कहता भैया मैनेजमेंट के पास जाओ, और फिर आपको किसी ने बता भी दिया कि भाई ये तो आपको पता ही है सेवा करनी पड़ती है इधर उधर। कहता उनके पास जाओ, डायरेक्टर्स के पास, कि भाई ये 1 करोड़ रुपया ठीक नहीं है, और अगर वो ना सुने तो फिर जहां जहां कंप्लेंट करनी वहां कंप्लेंट करो। ये ड्यूटी है अब आपकी, ये ड्यूटी है एम्प्लॉय की। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अगर आपको ये पता लगता है कि ये कमीशन के बिल झूठे हैं, भाई अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो उसमें कमीशन कहां से चली गई? ब्राइबरी गई होगी, उसके लिए कमीशन के बिल बने हैं, सीधी सी बात ये। तो वो ये कहता उस केस में आपको उनको जाके रिपोर्ट करना है। रेरा में अगर एक प्रोजेक्ट में एस्क्रो अकाउंट खुलना था और वो एस्क्रो अकाउंट नहीं खुला है, तो वो कहता भैया यहाँ तो वो एस्क्रो अकाउंट खुलवा के उतना पैसा जमा करवा दो, नहीं तो रिजाइन कर दो असाइनमेंट से और कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दो। एनवायरमेंटल लॉज हैं, आपको ये पता है कि यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, उसके बिना सर्टिफिकेट के आपकी फैक्ट्री नहीं चल सकती, और फैक्ट्री चले जा रही है बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के। तो वो कहता है कि भाई इसको आप चेक करो, गवर्नेंस वालों से बोलो कि इसको लगाओ, नहीं लगाते हैं रिजाइन कर दो और जाके कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दो। ये
इतना आसान है क्या जितना लगता? बोलने में बहुत आसान लग रहा, मेरी तो जबान हिल गई, लिखने वाले ने लिख दिया कोड ऑफ कंडक्ट में, परंतु हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पर मुश्किल ये है, कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया और आपने नहीं किया, ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में तो फंसोगे ही फंसोगे, बाकी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज में और फंस जाओगे। वो ये कहेंगे तुम्हारे तो कोड में भी था भाई कि तुमने करना। ये एम्प्लॉइज के लिए भी जरूरी है और ये प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिए भी जरूरी है। अभी ये 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गया और अगले साल आ जाएगा, आएगा तो जरूर, आप रोक नहीं सकते इसको किसी भी सूरत में। इस साल भी ये कह के रोका गया कि भाई अभी मेंबर्स इसके लिए तैयार नहीं है, शायद प्रोफेशन तैयार नहीं है, परंतु ये तो नहीं कह सकते कि मेंबर कभी भी तैयार नहीं होंगे इसके लिए, आप ये कह ही नहीं पाओगे कभी भी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए देख के चलिएगा। एक और क्लॉज आया था जो इस बार पोस्टपोन हो गया, वो आपकी फीस के साथ रिलेटेड था। वो ये कह रहा था कि भाई अगर आपने किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, पर्टिकुलरली लिस्टेड एंटिटी है या किसी बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से या ऐसी कंपनी से जिनको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी डिक्लेयर किया गया, उससे अगर आपकी फीस आपकी अपनी ग्रॉस रिसीट से 15% से ज्यादा है तो 2 साल तक तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो। अगर 2 साल उससे ज्यादा की रहती है तो तीसरे साल जाके आप कंपनी वालों को बताओगे कि भाई मेरी फीस आपकी 15% से ज्यादा। तो मैंने बोला इंस्टीट्यूट वालों को कि भाई आप अगर ये कहते हो कि जो मैनेजमेंट है उसको जाके मैं बताऊं कि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूं, तो मेरा फूल लेके स्वागत करेंगे या मेरे को और एक्सप्लॉइट करेंगे? मेरे को और एक्सप्लॉइट ही करेंगे। तो इसलिए ये क्लॉज अभी सस्पेंडेड है। अभी इसके ऊपर मेरा ख्याल ये परसेंटेज बढ़ जाएगी और ये शायद कह दिया जाएगा कि 5 लाख तक की अगर किसी एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी से रिसीट आपको आती है, इट विल नॉट फॉल विद इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो इसके ऊपर मैं अभी ज्यादा चर्चा आपसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो पोस्टपोन हो गया, तो इसलिए मुझे ज्यादा इस पे बात करने की कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा बेसिकली इस पर्टिकुलर केस के अंदर। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं इसमें और कुछ चीजें मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, अच्छी बात ये। हालांकि मेरा इंटरेस्ट भी उसमें खिलाफत में है। एक उन्होंने ये कहा कि भाई आज तक तो हम साइलेंट हैं, वैसे तो ये कहा जाता कि भाई जैसे भूपिंदर जी हैं या मैं हूं, भूपिंदर जी तो ये कार्ड नहीं छपवा सकते दैट ही इज द सेक्रेटरी ऑफ पानीपत ब्रांच, मतलब कि आज तो छपवा सकते हो, रिटायर होने के बाद नहीं छपवा सकते कि एक्स सेक्रेटरी, और मैं ये नहीं छपवा सकता एक्स प्रेसिडेंट। पर हम सब काउंसिल मेंबर्स को या एक्स प्रेसिडेंट्स को ये लगता है कि यार ये तो लिखवाना चाहिए कार्ड के ऊपर। मेरा अपना मानना ये है कि भाई हम जब इलेक्शन लड़ते हैं ना कहीं पे भी, तुम ये कहते हैं हम तो सेवा करने के लिए आए, सेवा भाव से आए, तो अगर सेवा भाव से आए तो अपना एडवर्टीजमेंट किस लिए कर रहे हैं यार? बाद में जिस साल सेवा करनी थी कर ली, उस साल मैं कार्ड भी छपवा सकता था, मुझे किसी ने रोका? आज की डेट में तो भूपिंदर जी को भी किसी ने नहीं रोका कि कार्ड छपवा लो। जिस साल मैं प्रेसिडेंट था तब मुझे किसी ने नहीं रोका कि आप कार्ड छपवा लो, वाइस प्रेसिडेंट था तब नहीं रोका किसी ने कार्ड छपवा लो। परंतु जब मैं निकल गया वहां से, क्योंकि ये सब पोस्ट टेम्परेरी है जिंदगी के अंदर बेसिकली, ये डेजिग्नेशन आपको मिलते हैं, किसी को किस्मत से मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, पर बाद में लिखता रहूं किस लिए? फिर तो मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं ना। Why should I be allowed that advertisement? Why कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा कैपेबल हो सकता है परंतु इलेक्शन नहीं लड़ता, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ा इसलिए वो नहीं लिख सकता। बाकियों को तो हम सब बात की नसीहत दे देते हैं कि तुम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, और खुद चूंकि हमारा इंटरेस्ट है कि हम लिखना चाहते हैं कि एक्स काउंसिल मेंबर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स चेयरमैन, एक्स सेक्रेटरी, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, दिस शुड नॉट बी अलाउड। मेरा अपना मानना है, हालांकि
रिवाइज कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहा गया कि आप कर सकते हो। मैं बार बार हर लेक्चर हर उसके ऊपर ये कह रहा हूं कि ये नहीं अलाउ होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैंने तो जब मैं डायरेक्टर था बैंक्स के अंदर तब कभी कार्ड नहीं छपवाया, एक्स लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरे कभी किसी कार्ड के ऊपर आपको मिलेगा नहीं कि एक्स प्रेसिडेंट या एक्स फलाना एक्स ढमकाना एक्स चेयरमैन नकास, कोई मतलब नहीं है। बायोडाटा में है तो है ना, क्या दिक्कत है? जब आपका भी बायोडाटा बनेगा तो लिखा जाएगा एक्स सेक्रेटरी या एक्स चेयरमैन जो भी रिटायर होंगे, उसमें क्या दिक्कत है? परंतु मैं अपने कार्ड के ऊपर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैं इनकम टैक्स में जाऊं और मेरे से वो कार्ड मांगे तो मैं कार्ड दूं, उस पर लिखा हो एक्स सेक्रेटरी एक्स प्रेसिडेंट। Why should I get the mileage over and above what the others are getting? That is the point I am trying to make out to you. एक उन्होंने ये कहा कि जो अगर हम पहले आज की डेट में अलाउड नहीं है पर हम स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं किसी प्रोग्राम की, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, तो भाई कौन सी फर्म कर पाएगी? मेरी और आपकी फर्म तो नहीं कर सकती स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम की, बड़ी फर्म ही कर पाएंगे। तो मैं क्यों स्पॉन्सरशिप अलाउ करूं? मुझे अलाउ करनी ही नहीं चाहिए स्पॉन्सरशिप किसी भी सूरत में। मैं क्यों अलाउ करूं किसी को भी स्पॉन्सरशिप? और फिर अलाउ करनी है तो मैं ब्रांच लेवल पे भी अलाउ कर दूं कि ब्रांच लेवल पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो ठीक है भाई, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, वहां पे 10,000 का खर्चा होता होगा, वहां पे 10 लाख का खर्चा होगा, देखेंगे जो भी होगा। तो आई थिंक दिस इज अगेन ए प्रोविजन व्हिच आई डोंट सब्सक्राइब समवेयर और द अदर। मेरा अपना ये मानना है कि ये बड़ी फर्म्स की फेवर में है, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। फिर वो ये कहता अगर आपकी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है बेसिकली फर्म की, या आपकी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी है ब्रांच की, उसकी आपकी फर्म की, तो आप अखबारों में ऐड दे सकते हो, मैगजीन में ऐड दे सकते हो। तो भाई अखबार में ऐड देने की कीमत मुझे पता ना क्या है, तो कौन सी फर्म दे पाएगी, छोटी या बड़ी? बड़ी। तो मुझे भूपेंद्र जी के लिप मूवमेंट से पता लग गया कि इन्होंने कहा बड़ी, तो मैं बड़ी फर्म्स की फेवर में क्यों सारा काम करना चाहता हूं? तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। बेसिकली कुछ काम जो अच्छे हो रहे हैं वो ये, उन्होंने ये कहा कि पहले जैसे नॉन कम्युनिकेशन में था, आपने चिट्ठी भेजी, उसने लेने से इनकार कर दिया, वापिस आ गई चिट्ठी, जो उसने एड्रेस इंस्टीट्यूट के अंदर दिया हुआ उस एड्रेस पे चिट्ठी भेजी गई, वहां पे पता लगा कि है नहीं, वो कहते हैं मेरा तो एड्रेस बदल गया था। और अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया एकदम साफ स्लेट कि अगर उसने ईमेल आईडी अपनी दे रखी है इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके ऊपर अगर आपने अपनी मेल डाल दी है नॉन कम्युनिकेशन के लिए, इट इज अ वैलिड कम्युनिकेशन। अगर आपने जो उसका एड्रेस है उसके ऊपर चिट्ठी डाल दी है, चिट्ठी मतलब रजिस्टर्ड जाएगी, ऑर्डिनरी नहीं तो ऑर्डिनरी तो फिर सारों की चली जाती है चिट्ठियां, तो अगर वो चिट्ठी गई हुई है तो भी ये माना जाएगा कि वाकई में वो लेटर गई हुई है। बेसिकली वहां से अगर लिख के आ जाता है दैट द एड्रेस इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस एड्रेस, देन आल्सो इट विल बी ट्रीटेड टू बी अ वैलिड कम्युनिकेशन। पर वो एड्रेस उसका वो होना चाहिए जो उसने इंस्टीट्यूट में लास्ट दे रखा हो या क्लाइंट को लास्ट दे रखा हो, जिसके ऊपर बाकी सब कम्युनिकेशन हुई है। तो ये चीजें ठीक हुई है, इसमें किसी तरीके का संदेह नहीं। पर एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है बेसिकली विद रिगार्ड टू जिसको आप बोलते हो, ये जो पैसा कई बार क्लाइंट से ले लेते हैं, वो कहता है मेरा इनकम टैक्स जमा करवा देना, वो कहता है मेरा आप कोई और खर्चे के लिए मेरे एम्प्लॉय की पेमेंट कर देना, और वो मैं पैसा लेके अपने ही बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, खर्चा उसमें से कर देता हूँ, ये नहीं मैं खर्चा नहीं करता हूँ। अगर आपने ये गलती कर ली तो यू आर लायबल ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लाइंट कोई भी पैसा अगर आपको देगा तो वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं ये रिस्क आपको इसलिए नहीं लेना देना चाहता, सपोज कीजिए बैंक ने आपको दिया है, आपको क्लाइंट ने दिया 1 लाख रुपया,
आपने अपने अकाउंट में जमा करवा दिया, और किसी डेट को भी अगर आपका बैलेंस 90,000 या 99,000 हो गया ना, तो ये समझ लो कि आपने वो पैसा क्लाइंट का यूज कर लिया। और अगर आपने क्लाइंट का वो पैसा 1,000 भी क्या, 1 पैसा भी यूज कर लिया, 1 रुपया भी यूज कर लिया, यू आर लायबल ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये आज की डेट में भी शेड्यूल में है, शेड्यूल 2 में है ये, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर इन द शेड्यूल, परंतु इस पे किसी ने कभी ज्यादा वो किया नहीं। पर अब ये कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आ गया, इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो ये ध्यान कर लीजिएगा कि अगर कोई भी क्लाइंट आपको पैसा देता फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट इन दी फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट फॉर द टैक्सेस, आप उससे पैसा ले सकते हैं, पर आपको उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और आप ये कहते हैं कि मुझे तो 5 क्लाइंट देते हैं पैसा, तो भैया 5 क्लाइंट्स का सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लो अपने सब्सिडरी लेजर्स में, पर वो बैंक का बैलेंस कभी भी इन 5 के क्रेडिट बैलेंस से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होगा then you are liable to action. This is what I will like to finish off today. Code of ethics के ऊपर I can keep on speaking, there's no doubt about it, but जो मोटी मोटी बातें इस पूरे रिवाइज एथिक्स में हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आई एम विलिंग टू आंसर दैट आउट। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर देखिए, एक जैसे परिवार होता है, परिवार में एक बड़े होते हैं सर, उनका यही है कि हम उनके जब भी उनको प्रणाम करते हो, आशीर्वाद देते हैं सदा सुखी रहो और सदा इन चीजों से बचे रहो। तो आप भी हमारे सर प्रोफेशन के वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं सर, जो हमारे प्रोफेशन को किसी भी गलत उसमें जाने से बचा रहे हैं, और कोशिश हमेशा आपकी मैंने यही देखी है सर। मैं जब इस मैनेजमेंट में नहीं था, मैं तब से भी 2011 में सीए बना था, जब भी मैंने आपको सुना है सर, आपकी हमेशा नसीहत में एक मैसेज होता है सर हम प्रोफेशनल के लिए। तो हेड्स ऑफ टू यू सर। और आप परिवार की और इस पूरी सीए फैमिली की सर वही चिंता करेगा जो अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता होगा। मैंने न्यूज चैनल पे भी आपके इंटरव्यू सुने हैं सर, तो हमेशा आपका मैसेज होता है हम सीए प्रोफेशनल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सिंपल सी बात है भूपेंद्र जी, जब मैं भाइयों से बात कर रहा होता हूँ, बच्चों से बात कर रहा होता हूँ, तो आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ माय प्रोफेशन, पर जब मैं बाहर वालों से बात करता हूँ तो मैं प्रोफेशन को डिफेंड करता हूँ। ये मेरा एक मूल मंत्र है बेसिकली। वहां पे मैं प्रोफेशन को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। विद इन हाउस, अपने घर के अंदर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम ये कहेंगे कि हमें ये इम्प्रूव करना, परंतु बाहर वाले के सामने हम सब एक हैं। वहां पे हम ये कहेंगे कि नहीं हम ठीक है बेसिकली, तो फिर घर पे आके बताएंगे कि हमें क्या खामियां। I think that is the way we have to live our life. Yes sir. मैं स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड करूंगा ब्रांच के हमारे वाइस चेयरमैन मनप्रीत सिंह गंभीर जी के पास, जो बहुत ऑफ थैंक्स और सभी गेस्ट का धन्यवाद कहें। जी मनप्रीत जी, ओवर टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमरजीत चोपड़ा सर। आपने मतलब मैंने भी आपका बहुत बार सुना है सर, जैसे हमेशा सुनते हैं आपका, जैसे बड़े होते हैं ना घर में सर, चाहे डांट के फटकार के प्यार से समझाते हैं। आपने हमेशा मतलब प्रोफेशन में हर इंटरनली जो मैं कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रह के भी ऐसे भी आपने यही समझाया है। यू हैव टॉट अस कि यू हैव गाइडेड अस टू द राइट वे। कभी भी आपने गलत रास्ते जाने से हमें रोका है, सभी को रोका है। कोई गलत न जाने में भी गलती हो जाती है तो आपने समझाया ही है कि we have to do in a right manner। ये एक रास्ता है, आप उसके थ्रू चलिए। तो सर on the behalf of पानीपत branch, sir I with folded hand thank you sir, thank you very much for your deliberation। The code of ethics नया आया है, obviously it has been deferred। हमने पहले भी, मैंने भूपेंद्र से जब जून में बात की थी when the GST Mahakumbh is running कि we have to do the code of ethics webinar of the sir। तो वो सर आज पॉसिबल हुआ जाके। एंड एक अनफॉर्चुनेट तो सर हमारी ब्रांच का रहा ही है कि आपका बैंक ऑडिट वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड होते हुए भी नहीं कर पाए। सो वी विल मिस दैट पार्ट ऑफ लाइफ। फिर कभी विद इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, कोई बात तो सर है सर, इट्स एन अनफॉर्चुनेट बट फॉर्चुनेट ये है कि अभी हमने आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बार-बार सुन लिया इस बारे में।
we have able to listen you at many places, और उम्मीद करते हैं सर ये पैंडेमिक जल्दी खत्म होगा और we will able to again see you. ये पैंडेमिक तो कब खत्म होगा पता नहीं, पर I can only wish all of you a very safe health, safe life, सबके सब ठीक रहें, सबके परिवार में सब ठीक रहें। इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू बी वेरी फ्रैंक। फिजिकल से ज्यादा ये मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इस वक्त। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। डिप्रेशंस आ रहे हैं सबको सर, तो यही एक प्रॉब्लम्स है। वी विल होप कि सर सारे मेंबर्स ठीक रहें, मेंबर्स की फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवन विल बी हैप्पी in this pandemic. And on behalf of Panipat branch, I would like to thank all the who were present there and have taken the guidance from our past chairman sir regarding the code of ethics. बड़े बहुत ही मतलब विनम्र भाव से, जो हम कहते हैं ना, बहुत ही प्यार से उन्होंने बताया है कि कैसे कैसी चीजें हो रही हैं और कैसे कैसे करनी चाहिए। एंड दीज आर द फैक्टर्स। सर गिरीश जी का भी वेबिनार था, उन्होंने भी बड़ों की तरह ही हमें जैसे टीटी में समझाया आगे, उसी तरह आप, इट्स अ प्लेजर फॉर अस कि सर आप जैसे सीनियर मेंबर्स आज भी हमें प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। We are here only due to profession, और इस प्रोफेशन ने इतना कुछ दिया है। I think I cannot repay this profession anything. और जितना प्यार मिला है लोगों से, I think this is, मेरे पास शब्द नहीं है उसके, सच्ची बात ये। थैंक यू। The profession has given a lot. थैंक यू वेरी मच सर। सर तथास्तु जो प्रोग्राम का नाम रखा है ना हमने, वो सर इसी ब्लेस से रखा, ब्लेसिंग से रखा, कि आप लोगों की सर ब्लेसिंग मिलेगी। और सीनियर मेंबर गिरीश सर आप हैं, और हमेशा ही है। जी सर, मैंने शुरू में भी आपको भूपेंद्र जी का ब्लेसिंग आर ऑलवेज देयर। हम तो ये चाहते हैं कि ये जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, दे शुड ग्रो एंड दे शुड मूव ऑन इन द लाइफ इन अ मच बेटर मैनर देन अस। हमने जिन ऊंचाइयों को देखा नहीं, सोचा नहीं, लोग उन ऊंचाइयों पे पहुंचे। आई थिंक दैट इज द इंटेंशन। हमारे साथ सर एक सीनियर मेंबर है अमर मित्तल जी, जो आउटसाइड द पानीपत ब्रांच है। अमर सर, यू वांट टू? जी हाँ जी सर। नमस्कार मित्तल साहब। नमस्कार अमरजीत जी। ऐसा है कि जो आपने कहा कि सीए प्रोफेशन की स्थापना ही एथिक्स के बेसिस पे हुई थी, और वो कहीं कमर्शियलिटी में खो गई, और बार बार आपने जो चेताया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और सब यंगर मेंबर्स को जो है ये समझना चाहिए कि जो है वो पैसा एथिक्स से भी कमाया जा सकता है। कोई मजबूरी नहीं है कि अगर हम एथिकल काम करेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा। मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी मेंबर्स को ये मेरा संदेश है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने वेबिनार स्टार्ट किया था ना, तो कि बैनर्स की बात की थी सर आपने। बैनर्स आपने कहीं मिल जाते हैं, तो बैनर्स तो सर एक मैटर अलग हो गया। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आए, तो इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, आइदर इन द नेम ऑफ द। मैंने एक चीज बोली नहीं, क्योंकि उस पे भी मैं काफी अपोज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं क्या होगा। ये जो पिक्चर्स बन रही हैं, अभी तो हमारा लॉ साइलेंट है उसके ऊपर, और अभी हम एक्शन ले सकते हैं जब उनका नाम आता है किन्हीं फर्म्स का। पर नेटफ्लिक्स के ऊपर और प्राइम के भी ऊपर जब मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, ऑडिटर्स के नाम दनादन आ रहे हैं। अरे भाई, why do we want this to happen? We have seen that sir, earlier pictures में नहीं होता था ये। I think so trend 4 to 5 year, मेरे को एग्जैक्ट नहीं। और अब आपने इस कोड ऑफ कंडक्ट में उसको लीगलाइज कर दिया। इस कोड ऑफ कंडक्ट में आपने लीगलाइज कर दिया, क्यों? वो तो सर कर ही दिया। आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज फ्लो करते हैं लोग, उस पे भी बहुत से डालते हैं। तो दीज आर द वेज। कईयों की कंप्लेंट आती भी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं आती। देन वी कॉल द मेंबर टू रिमूव दैट पोस्ट। ऐसे पोस्ट मत कीजिए, इट्स अगेंस्ट द नॉट इट्स यू कैन गो इन द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एरिया। पर सर वो अब उस मेंबर के हाथ में है। मैं एक बार कह सकता हूँ, भूपेंद्र जी एक बार कह सकते हैं, अदर ब्रांचेस अलग अलग टाइम पे 1-2 बार कह सकती है, पर हमेशा नहीं कह सकते सर, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिकली इंस्टीट्यूट को ही कोई ना कोई टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये दूसरा है,
देखिए ऐसा है कि लिंक्डइन वगैरह जो है वहां पे आप ये तो लिख सकते हैं कि भी आप क्या कर रहे हैं, परंतु यू कैन नॉट सॉलिसिट बिजनेस बेसिकली। अभी क्या अभी सॉलिसिटेशन शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, बिकॉज अगर मैं किसी को मास मेल नहीं डाल सकता फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो हाउ कैन आई पुट इट ऑन द सोशल मीडिया आल्सो? इट इज आल्सो tantamounting to the same thing. फेसबुक पे पर्टिकुलरली पोस्ट है कि वी आर डीलिंग इन दिस थिंग्स एंड कांटेक्ट फॉर दिस कांटेक्ट देयर एंड इट इज अ क्लियरली ब्रीच ऑफ आई थिंक कोड ऑफ एथिक्स है हमारा, उसको हम क्या कह सकते हैं, एंड पर्टिकुलरली हार्म्स आवर प्रोफेशंस इमेज अल्टीमेटली। पर मैं भूपिन ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो होगा ये अलाउ ही हो जाएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसपे सारे के सारे कर सकते हैं ना भाई। अखबार वगैरह में तो कोई लिमिटेड व्यक्ति कर सकते हैं, इस पे सब कर सकते हैं, तो सबका इक्वल राइट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पे क्योंकि जो समय की डिमांड है, समय की डिमांड भी ये है कि भाई अगर एक चीज आपको एक इकोनॉमिकल मीडिया मिला है अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए, और उसमें सभी की बराबर की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, तो यू मे बी एबल टू डू इट। परंतु जो आज की डेट में हालत थी कि मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देना या उसमें देना, और जो सरोगेट प्रैक्टिसेस हो रही है बिग फोर वगैरह की, उनको अगर मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया वाला अभी फिर भी बेटर है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी सबके पास बराबर। लिंक्डइन पे मैं भी डाल सकता हूँ, मैं भी फेसबुक के ऊपर डाल सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं बेसिकली। तो आई थिंक ये एक बेटर साधन होगा जिसमें सबके पास अपॉर्चुनिटी बराबर की। सर जो जस्ट डायल पे जैसे अच्छा अमरजीत जी, उसमें जो है वो एक अनहेल्दी कंपटीशन की भी तो गुंजाइश रहेगी। देखिए सर, आज अनहेल्दी कंपटीशन तो अमर जी आज भी है, माने या ना माने, और जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ जहाँ पे 50 आदमी भी है ना, वो 50 आदमी क्लाइंट एक बार अंदर घुस जाए तो चाहते ही नहीं मेरे से बाहर निकले वो ये सब चीजें चल रही हैं। परंतु यस, आई डू एग्री विद यू कि इट विल लीड टू लॉट ऑफ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस आल्सो, और लोग बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, बाद में क्लाइंट को पता लगेगा इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो मेरा अपना इंप्रेशन हमेशा ये रहा, योर क्लाइंट इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर यू। अगर एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है तो वो आपको 5 क्लाइंट और लेके आएगा। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता बात के माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट। सर जैसे जस्ट डायल है सर, डायरेक्टरी मेंटेन करता है, वो आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत है। जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो जस्ट सर जैसे पहले से किसी ने अगर डाटा मेंटेन किया हुआ तो वहां से विड्रॉ करे सब्सक्रिप्शन अपनी। हाँ, विड्रॉ कर लें। इस पे तो मेरे ख्याल शायद इंस्टीट्यूट कंटेम्पलेट भी कर रही है एक्शन, ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, ये वेबिनार तो हमें सर बहुत पहले करना चाहिए था आई थिंक, और सर आपने जो नसीहत दी सर रियली वंडरफुल, हम सभी के लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगी सर ये। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर और मनप्रीत सर और सभी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर जुड़े। आज रियली में तथास्तु फील आ रहा है कि तथास्तु हमें महसूस हुआ, और गिरीश सर के में भी हुआ था। तो सर तो बेसिकली कि गिरीश सर तो एक टॉपिक पे जैसे बोल रहे थे वो टैक्सेशन का चैरिटेबल, लेकिन सर ने जो तथास्तु आज दिया है ये रियली में हम सबके काम आने की चीजें हैं। और हम सबको जैसे सर ने कहा कि आत्मा की आवाज आनी चाहिए, ये किसी किताब में लिखा ना हो, हमें पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर ये डिफरेंशिएट हम कर पाए तो रियली हमारा प्रोफेशन जो है वो एक अच्छे मूव की तरफ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना कीमती समय दिया। हम दोबारा भी सर कोशिश करें, थैंक यू अमर जी, थैंक यू अमर जी, थैंक यू जी, थैंक यू ऑल, थैंक यू।